चलें जी, हम लोग ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। बाकी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। बेसिकली ये टॉपिक है। अच्छा, इसके अंदर काफी अरसे से कुछ स्पेकुलेशन जारी होती है कि सर इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गए हैं, तो इसके अंदर बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं। तो मैं अपनी क्लास में भी अक्सर बताता हूँ कि यार ये कुछ भी नहीं है, ना कोई आपने इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कोई ज्यादा घुसना है, ना आपके जो कोर्स है उसमें इवन बुक के अंदर उसने इसका जिक्र नहीं किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया। रेफरेंसेस जरूर दे दिए हैं, छोटी छोटी बेसिक बातें की हैं जो कि ऑलरेडी मेजोरिटी टीचर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी अनोखी या अनकही बात नहीं है जो आपको किताब देख के मुश्किल अल्फाज देख के फील हो रहा होता है। इसका जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल, एक सादा क्वेश्चन आ रहा होता है। मैं यहाँ पे इसकी बेसिकली जो इश्यूज हैं इसकी सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, तो मैं ब्रीफली सोर्सेज ऑफ इनकम को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। बाकी तो सिंपल आपका प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है आपने, तो उसमें एज सच कोई इतनी ज्यादा मुश्किल या लंबी बात नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बड़ा सिंपल सा एक आसान सा टॉपिक है। किताब जब आप खोलते हो तो जरूर उसमें कुछ मुश्किल अल्फाज का चुनाव किया हुआ है उसने, जिसकी वजह से आप थोड़े पैनिक होते हो कि यार क्लासेस में तो इन अल्फाज का जिक्र नहीं होता। लेकिन इसमें कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ये बड़ा एक सादा सा सिंपल सा टॉपिक है। सोर्सेज ऑफ इनकम में उसने कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर दिया है, उनको मैं यहाँ पे कुछ को एक्सप्लेन कर दूंगा जितना आपके लिए जरूरी है, ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा ताकि हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी डिटेल वाला रिसेंट अटेम्प्ट का एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए मेरी दोबारा से रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं होती किताब पढ़ के कि इसमें तो ये फलाना वर्ड लिखा था तो फलाना जिक्र तो हमने कभी सुना ही नहीं है। इसका एक बहुत नॉर्मल एक एवरेज क्वेश्चन पेपर में आ रहा होता है, और वो आपका जितना नॉलेज है, इवन आपने अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की किताब ना भी खोली हो तो आप 70% ऑफ द क्वेश्चन बगैर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़े हुए सॉल्व कर सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जिसने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक किताब खोल के पढ़ा ही नहीं है, वो भी इस क्वेश्चन को, अगर से अकाउंटिंग आती है, उसको कैश फ्लो के लेजर्स बनाना आ गए हैं ठीक तरीके से, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता है। इसकी 70% आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक होगा अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की किताब खोल के पढ़ी भी नहीं है। तो ये इतना सिंपल टॉपिक है, इसमें ज्यादा आप लोगों को पैनिक होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो आपके पास इश्यूज आए थे वो कंट्रीब्यूशन या डोनेशन से रिलेटेड, थोड़ी सी उसने थ्योरेटिकल बातें लिख दी हैं, उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे मैं टोटल 25 से 30 मिनट्स लगाता हूँ सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर, वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर हम उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में हमारे पास टेस्ट किया गया था। तो हमारे पास बेसिकली जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फर्क क्या है, और हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अभी तक अकाउंटिंग करते आ रहे थे। हम जो अकाउंटिंग कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। हमने FR1 में जाके कंपनी की अकाउंटिंग भी थोड़ी सी डिस्कस करना स्टार्ट कर दी जब हमने चेंजेस इन इक्विटी को डिस्कस किया। जब एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या काम है या हमारा क्या रोल है? हमने बनानी है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ने का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके पास तीन चीजें आ रही हैं, बेसिकली तो दो है लेकिन तीसरी चीज भी उसने ऐड कर दी है। एक स्टेटमेंट है उसकी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दूसरी स्टेटमेंट जो हमने बनानी है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो मशहूर जमाना SOFP है, ये आपने IT में बनाना शुरू कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कोई बहुत नई चीज बनाने जा रहे हैं। तीसरी स्टेटमेंट कभी कभार बनाने को देता है, रिसेंट अटेम्प्ट्स में तो उसने ये चीज नहीं दी, लेकिन जब आप पिछले क्वेश्चन उठा के देखते हो तो वहां पे अक्सर आपको एक स्टेटमेंट बनाने को कहता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट है, ये बेसिकली आपके पास एक कैश एंड बैंक स्टेटमेंट है। नॉर्मली इसको बैंक स्टेटमेंट या बैंक अकाउंट की आप एक डिस्क्रिप्शन कहते हो, वो आप बना रहे हो। तो इसमें भी कोई अनोखी चीज नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपके पास इनकम है, आपके पास एक्सपेंडिचर है, उसकी आपने स्टेटमेंट बनानी है। तो टॉप पे आप इनकम लिखोगे, उसके बाद आप एक्सपेंसेस को लेस करोगे, आपके पास डिफरेंस सरप्लस या डेफिसिट आएगा। तो इसके फॉर्मेट में भी कोई इतना खास मसला नहीं है, हमने ये चीजें बनाई हुई हैं ऑलरेडी।
फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की, तो उसके पहला जो पोर्शन आता है वो आता है आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी का पोर्शन, जहां पे आप सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उस ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप अदर इनकम ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर रहे होते हो। यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये ग्रॉस प्रॉफिट वाली चीज नहीं होती। वहां पे आप सिंपल आप अपनी इनकम्स मेंशन करते हो और एक्सपेंसेस वही है, रेंट, सैलरी, वेजेस वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, इंश्योरेंस वगैरह की क्लास दी है, तो इस तरह के कुछ वही जो नॉर्मल एक्सपेंसेस थे वो आप आपकी एक्सपेंडिचर साइड पे लिख दोगे। और आपके पास डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो उसको आप प्रॉफिट के बजाय सरप्लस का वर्ड दोगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप लॉस के बजाय डेफिसिट का वर्ड यूज करेंगे। हाँ, अब जो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस आता है सारा का सारा सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर। वहां पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कहानियां हैं जो मैं अभी वन बाय वन इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपने सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर किन चीजों का ख्याल रखना है, बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो इन केस अगर आपका कोई भी छोटा मोटा क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो, फिर मैं भी एक दफा लंबी मैं बात स्टार्ट करने लगा हूं। उसके बाद आपने बीच में कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना, लेकिन छोटे छोटे सवाल जो अगर अभी हैं तो अभी पूछ लो, ताकि फिर मैं एक ही दफा इसको स्टार्ट करूं। जी मोइन। क्या चेंजेस आती है भाई नेट करंट एसेट्स में, मुझे बता दो, मुझे तो भी नहीं पता नेट करंट एसेट में चेंजेस क्या होती हैं। जी वो जी, क्या चेंजेस होती है नेट एसेट्स में, नेट करंट एसेट्स में। चले, मैं मुझे समझ आ रहा है आपके इश्यूज क्या है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर बात स्टार्ट करता हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद लास्ट में हम ये बात कर लेते हैं आपकी जो नेट एसेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट आप कह रहे हो जिसको, वो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट बचे, मैं बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट वो कुछ प्रॉफिट है ऑपरेशंस के, उसके ऊपर बात करते हैं। चले, बस मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक हो गया। चलिए, मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहले इसकी सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर बात करूंगा, उसके बाद हम जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके फौरन बाद मैं एक लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसके बाद फिर मैं किताब खोल के आपको बताऊंगा कि यार ये कहानियां लिखी हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर चुके होंगे, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपने इस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। तो वो एक एम्बिग्युइटी जरूर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेके बच्चों के माइंड में कि यार इसमें शायद पता नहीं बड़ी मुश्किल बातें होती हैं और इसमें पता नहीं क्या क्या है, और टीचर्स शायद पढ़ाते नहीं है, क्योंकि इसमें पढ़ाने वाला कुछ ज्यादा कहानी नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। हमारे पास जो सबसे बड़ा फर्क है इस टॉपिक के अंदर, वो आता है जी हमारे पास। मैं सबसे पहले फॉर्मेट इसका बनाता हूँ। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो मेरे पास जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इसका फॉर्मेट क्या होगा? जी बच्चे, मैं वही रिव्यू दे रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले आप उसी तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम मेंशन करोगे, वही आप स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये बना रहे हैं हम फॉर द ईयर एंडेड। और यहाँ पे लेट से 31 दिसंबर 2023 की हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे आप अपने पास करेंसी मेंशन करोगे और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी इनकम फॉर द ईयर। अच्छा, ये जो आपके पास फर्स्ट हेडिंग है इनकम फॉर द ईयर, यहाँ पे आपके पास कुछ इनकम आएंगी और उसके बाद आपके पास यहाँ पे लेस करोगे आप एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर। जो एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर है इनको आप यहाँ से लेस करोगे। एक्सपेंसेस आपके पास नॉर्मली वही दिए जाते हैं जो आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी है, रेंट है, यूटिलिटीज वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह है। तो कॉमनली वही एक्सपेंसेस है, तो कहानी ज्यादा एक्सपेंसेस के ऊपर नहीं है, कहानी सारी की सारी जो है वो आपके पास है इनकम के ऊपर कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम क्या होती है। और आपकी किताब में भी जो 90% ऑफ द पोर्शन है उसमें इसी इनकम को
डिस्कस किया गया, इसी को एक्सप्लेन किया गया, तो मैं इसी इनकम से ही स्टार्ट करता हूँ कि आपके पास इनकम्स क्या क्या होती है। अच्छा, अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका ऑब्जेक्टिव था टू अर्न प्रॉफिट, और वो कोई बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो लेके चलती है, उनसे प्रॉफिट कमाती है। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसका काम यह है कि वो चीजें खरीदेगी बेचेगी, तो उसकी जो सेल्स है, सेल ऑफ गुड है, वो विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट होती है। वो उसके मेन ऑपरेशन है, ट्रेडिंग एक्टिविटी का उसका पार्ट बन जाता है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एक चीज को प्रोड्यूस करके बेचने से आता है, तो उसकी प्रोडक्शन और उसके बाद फिर उसको सेल आउट करके वो अपने रेवेन्यूज जनरेट कर रही होती है। ये उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, डिपेंडिंग कि वो प्योरली डोनेशन बेस्ड है या उसके अपने भी कुछ ऑपरेशंस हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक हॉस्पिटल है तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम रिलेटिवली डिफरेंट होगी एक ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपके पास मल्टीपल तरह की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपको बड़ा एतराज होगा कि सर ये कैसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हुई। उसके ऊपर हमने क्लास में बड़ी लंबी चौड़ी बहस की होती है। मैंने उसके अंदर बड़ा शुरू सेशन समझाता हूँ, स्टार्ट करता हूँ तो मैं समझाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव मीट कर रही होती हैं। फूड, हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, सोशल सिक्योरिटी, ये कुछ चार पांच आपके स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर स्टेट ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी सिटीजन के लिए पूरी नहीं कर सकती। वहां पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जंप इन करती है, और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था लिटरेसी का, खाना सबके लिए होना चाहिए, शेल्टर सबके पास होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज सबको प्रोवाइड होनी चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इवन दो दे आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, बट गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको एक लाइसेंस इशू करती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में फॉल कर जाती हैं। तो ये लंबी बहस, अभी हमारा टाइम नहीं है, ना हमारा भी काम है इस लंबी बहस के ऊपर जाने का और उसको जस्टिफाई करने का। लेकिन अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं, तो आपके पास जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इवन तो उसके पास ह्यूज रेवेन्यूज है, बहुत ज्यादा रिजर्व है, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपके पास जो आपका आई कैप है, जो आई कैप है उसकी मुझे याद पड़ता है कि आई गेस, मुझे भी एक्यूरेटली याद नहीं है, लेकिन कोविड टाइम्स के अंदर उनके पास 3 अरब रुपए के कुछ सरप्लस रिजर्व्स पड़े हुए थे। तो जो मुझे वो उस वक्त मैंने स्टेटमेंट देखी थी, मुझे अब वो एक्यूरेटली फिगर याद नहीं वो किस ईयर के थे, इतने ज्यादा उसके पास पैसे पड़े हुए हैं, और वो स्टिल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपका इस्लामाबाद क्लब है, इस्लामाबाद क्लब आपको पता है, वहां पे अगर आप पैसों के बैग भी उठा के लेके जाओगे तो वहां पे शायद आपको घुसने ना दें, मेंबरशिप ना दें, उसका एक बड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। और वहां पे आपकी बड़ी एलीट और क्रीम जो होती है आपके मुल्क की, वहां पे वो जाते हैं, बैठ रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट स्टिल वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लामाबाद क्लब की ऑर्गेनाइजेशन है। तो बहुत सी ऐसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको आप अपने हिसाब से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझ रहे होते, और इसी वजह से आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी होते हो उनकी सोर्सेज ऑफ इनकम को देख के कि यार ये सोर्स ऑफ इनकम कैसे हो सकती है इसकी। आपके माइंड में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जब भी नाम आता है तो आपके माइंड में या तो इदी फाउंडेशन आता है, या शौकत खानम हॉस्पिटल आ जाता है, या अल खिदमत फाउंडेशन आ जाता है, या छिपा आ जाता है। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपके माइंड में ज्यादा फ्लोट कर रही होती हैं। वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो देखने में तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगती, लेकिन लीगली उनका जो स्टेटस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही स्टेटस है। तो एक कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आपके पास सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगी, वो पैसे कहाँ कहाँ से कमाएगी। सबसे पहले बात अगर हम करें तो इसमें अब आपने माइंड में रखना है कि हम सिर्फ हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे, मैं एक लाइब्रेरी की बात भी कर रहा हूँ। आप अगर इस्लामाबाद लाइब्रेरी में जाते हो, इस्लामाबाद की जो लाइब्रेरी है सबसे बड़ी, वहां पे अगर आप जाते हो तो वहां पे एक बहुत नॉमिनल सी अमाउंट आपसे चार्ज की जाती है, और आपका एक रजिस्ट्रेशन कार्ड बनता है और वहां पे आपको अलाउ कर दिया जा रहा होता है। तो वो जो लाइब्रेरी की फीस आपसे चार्ज की जा रही होती है, वो लाइब्रेरी के लिए वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे? सबसे जो पहली सोर्स ऑफ इनकम है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो है उसकी कंट्रीब्यूशंस। हम जो देसी नाम इस्तेमाल किया करते हैं कंट्रीब्यूशंस के लिए, या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनसे पहले जो कॉमन नेम यूज हुआ करता था वो डोनेशन का वर्ड यूज किया जाता था। लेकिन अब डोनेशंस हम लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आप भी मैसेज देखते हो कि यार हमें वो डोनेशन चाहिए, तो आप वो मैसेज एकदम स्क्रॉल डाउन कर देते हो। तो अब थोड़ा हमने बेहतर वर्ड लेके आ गए उसके लिए, कंट्रीब्यूशंस का। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की है वो है कंट्रीब्यूशंस, या जिसको आप पुरानी जुबानों में डोनेशंस भी कहते थे, ये उसकी एक
बड़ी मेजर सोर्स ऑफ एक्टिविटी है, और इसी के ऊपर कुछ कहानियां जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस भी करता हूँ कि कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस के ऊपर आपको क्या क्या बातें बताई गई हैं। अच्छा, डोनेशंस और कंट्रीब्यूशंस के अलावा आपके पास जो एक और सोर्स ऑफ इनकम है वो है आपके पास, अगर कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस केस के अंदर वो कुछ फीस भी चार्ज कर रही होती है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी इस्लामाबाद क्लब की। इस्लामाबाद क्लब का काम करता है कि वो आपको डाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो आपको इस तरह की कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज है वहाँ पे उनके लिए आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करता है। इवन आपका ये जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वहां से फी फॉर सर्विसेज भी चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये फी फॉर सर्विसेज उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाती है, जो भी वो आपसे फीस ले रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो फीस है ना, इसको वो मल्टीपल नामों से पहचानता है। इस फी को वो इस फी को मेंबरशिप के नाम से जानता है, वो इस फी को ज्वाइनिंग फी के, एडमिशन फीस के, अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हो तो आपको वो इंटरेस्ट फी या एडमिशन फीस के नाम से या ट्यूशन फीस के नाम से भी जानता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो फीसेस वगैरह चार्ज कर रही होती है फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उनके लिए डिफरेंट नाम रखे होते हैं। आप अगर एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में उस फी को मेंबरशिप फी कह रहा होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसको सब्सक्रिप्शन कह रहा होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसको ज्वाइनिंग फीस कह रहा होगा। आप जिम भी जाते हो वहां पे आप एक एडमिशन फीस पे कर रहे होते हो। तो इस तरह यहाँ पे जो फीस है वो उसके नाम मल्टीपल है बेसिकली वो फीस कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड की उसके बदले आप पैसे चार्ज कर रहे हो। तो अब उसको हम कैसे काउंट फॉर करेंगे? अगर आप पर मंथ फीस चार्ज कर रहे हो तो क्या होगा, क्वार्टरली चार्ज कर रहे हो तो क्या होगा, और लाइफ मेंबरशिप फी आप एक लमसम अमाउंट रिसीव करते हो तो उसको हमने कैसे काउंट फॉर करना है उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। लेकिन एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा कि वो फीस जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करके आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशंस हैं, कंट्रीब्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे। कैश में हो सकती हैं, अदर देन कैश हो सकती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो एक और सोर्स ऑफ इनकम है वो है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। बच्चे भी पूरी डिटेल करता हूँ कि कौन से डोनेशंस आप डालते हैं, कौन से डोनेशंस आप नहीं डालते हैं, वो पूरी अभी डिटेल के ऊपर हम जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक और सोर्स ऑफ इनकम है वो है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ये वो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से अगर एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के अपने कुछ ऑपरेशंस भी होंगे। मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल है तो उसमें कैंटीन भी चलाई जा सकती है, उस कैंटीन की वजह से आप सामान खरीद रहे होगे, सामान बेच रहे होगे। लेकिन ये उस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो एक हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल के अंदर आपके छोटे से कुछ ऑपरेशंस हैं कैफेटेरिया के, वहां पे आपके पास कुछ इनकम जनरेट हो रही है। तो ये हमारा वही कॉपी पेस्ट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है, वो यहाँ पे आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट इनकम भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट इनकम बेसिकली वही है जो आपने कोई भी पैसे इन्वेस्ट किए, उसके अगेंस्ट आपको कोई रिटर्न आ गया। इन्वेस्टमेंट्स आप या तो डेट इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, या अगर आपने कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया तो उसके अगेंस्ट आपको कोई डिविडेंड रिसीव हो रहा होगा। जैसे मुझे याद है अच्छे तरीके से 2016-17 के अंदर ये रोला डाला था कि शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे डूब गए। वो हुआ ये था कि शौकत खानम हॉस्पिटल ने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे अपने पास फॉरेन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर, और वहां पे एक स्लम आया था तो स्टॉक प्राइस नीचे गिर गई थी। एक्चुअल लॉस हुआ नहीं था क्योंकि वो शेयर बेचे नहीं थे अभी उन्होंने, तो उनकी मार्केट वैल्यू शेयर्स की कम हो गई थी। तो यहाँ पे लोगों ने रोला डाल दिया जो दूसरी पार्टीज के थे कि जी शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे डूब गए। तो उसके ऊपर बाद फिर एक पूरी प्रेस रिलीज भी आई थी, उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि जी हमने फलानी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट ये स्लम आया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मार्केट वैल्यू कम हुई हुई है। इवेंचुअली वो मार्केट उससे ज्यादा ऊपर गई और उससे प्रॉफिट निकाल के वो लोग निकले थे। लेकिन अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पास जब ह्यूज फंड्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको इन्वेस्ट कर देते हैं। वो अब आपने इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है, वो आपने कोई घर या प्लॉट तो लेके नहीं रखेंगे ना। बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। वो ये काम नहीं करते कि घर लेके किराए पे लगा दिया। उनकी इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, वो डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर, डिफरेंट सिक्योरिटीज के अंदर, डिफरेंट कंपनीज की इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इवन इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, फॉरेन करेंसी की जो आपके फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और वहां से वो उनको एक रिटर्न आ रहा होता है। तो वो आइदर इट वुड बी अ डेट इन्वेस्टमेंट और इट वुड बी अ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो या तो आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है या आप कोई डिविडेंड इनकम जनरेट कर रहे हो। तो ये अक्सर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को इन्वेस्ट करती है अपने पास कुछ सरप्लस गेन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे
हमारे पास कुछ फंड रेजिंग इवेंट्स भी होते हैं। अक्सर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट इवेंट्स मैनेज करती है और उसके ऊपर फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं। शौकत खानम के लिए अक्सर इवेंट्स हो रहे होते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन भी अक्सर इस तरह के इवेंट्स अब करना स्टार्ट हो चुकी है। ये इवेंट कर रही होती है। उसमें डिफरेंट लोगों को बुलाया जाता है, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, वहाँ पे डिफरेंट गेस्ट को बुलाया जाता है। तो उसके कुछ खर्चे भी होंगे, उनको खाना पीना देना, वहाँ पे कोई इवन आपने कोई कॉन्सर्ट भी रख दिया जाता है, कोई वहाँ पे कोई इस तरह के आप सेलिब्रिटीज को बुला लेते हो ताकि वो लोग उनको देख के आए और वहाँ पे आके वो डोनेशन दे रहे होते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और वहां से आप पैसे रेज करते हो। एक फंड ड्राइव भी होती है आपके पास। जी बच्चे, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी आपके पास वहीं पे आपके पास इसी में आएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिए, कोई नॉन करंट एसेट सेल कर दिया, तो उसका जो गेन लॉस जिस तरह हम ऑलरेडी अकाउंटिंग में किया करते थे वो भी आपके पास इनकम फॉर द ईयर में ही आएगा। लेकिन एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि आप हर साल कोई ना कोई नॉन करंट एसेट बेच रहे हो। तो ये जो गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स हैं ये बहुत रेयर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप हर साल कोई ना कोई एक एसेट पकड़ के बेच रहे हो। तो हमारे पास ये कुछ मोटे मोटे सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें से जो सबसे काम की सोर्स ऑफ इनकम है जिसके ऊपर हमने ज़्यादा डिस्कशन करनी है वो कंट्रीब्यूशंस है, वो आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है और वो आपके पास फी फॉर सर्विसेज है। ये आपके पास मेजर काम है जो हमने डिस्कस करना है, जिसके ऊपर थोड़ी सी कहानियां लिखी गई हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फी फॉर सर्विसेज से। इसमें हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, मेंबरशिप फी और लाइफ मेंबरशिप फी की बात करेंगे। ये तीन चीजें हैं जो फ्रीक्वेंटली हर क्वेश्चन में लाजमी आ रही होती हैं। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की और कंट्रीब्यूशंस की। सबसे पहले अगर मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, मेरे पास फी फॉर सर्विसेज। अब फी फॉर सर्विसेज की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास इस फी को आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस फी को आप सब्सक्रिप्शन कह सकते हो, मेंबरशिप फी कह सकते हो। अगर आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हो तो वहां पे उसको आप ट्यूशन फीस कह सकते हो। तो ये आपके पास सब्सक्रिप्शन या एक मेंबरशिप फी आपसे चार्ज की जाती होती है। ये जो आपको सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी चार्ज की जा रही है, यहाँ पे फोकस क्या है, वर्ड क्या है, सर्विसेज का। आपने कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, उसके अगेंस्ट आप एक फीस चार्ज कर रहे हो। तो ये जो आपके पास फीस है, ये आपके पास एक मंथली फीस भी हो सकती है, क्वार्टरली अमाउंट भी हो सकती है, एनुअली भी आप रिसीव कर सकते हो। तो आप लेट से अगर मिसाल लेते हो कि अगर आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उस कॉलेज की आप जो भी फीस चार्ज करते हैं कॉलेज, वो उसको ट्यूशन फीस कह सकते हैं, वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं। तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये आपको अगर एक्रूअल प्रीपेमेंट का टॉपिक याद है, एक्रूअल प्रीपेमेंट का टॉपिक जो आपने PRC 4 ITA में पढ़ा था, वहां पे आपने एक इनकम का अकाउंट बनाया था जिसमें आपके पास कोई एडवांस भी थी, कुछ अनअर्न्ड जिसको आप लोग कहते हो, आपके पास कुछ एरियर्स या एक्रूड इनकम भी होती है। तो ये एग्जैक्टली आपके पास वही अकाउंट है जो आपने बनाया था अपने पास PRC 4 ITA के अंदर। मैं यहाँ पे सिंपली क्या काम करने जा रहा हूँ, मैं इसकी ज्यादा लंबी बहस पे नहीं जाता। मैं सिंपल आपको एक लेजर बनाऊंगा, उस लेजर में मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सी चीज कहाँ पे लिखी हुई आती है। लेजर बनाने के बाद उसका मैं इफेक्ट भी बता दूंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी फिगर कहाँ पे लिखनी है और SOFP में कौन सी चीज जाएगी। उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन तो आपने इमीडिएटली पूछने हैं। सबसे पहले मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट या कोई भी मेंबरशिप फी है उसका एक लेजर बनाता हूँ। तो ये एक इनकम का अकाउंट है। तो अब इस अकाउंट में मेरे पास पॉसिबल चीजें क्या क्या आती हैं, इसको मैं बोलूंगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अच्छा जी, सब्सक्रिप्शन एक इनकम का अकाउंट है और मैं एक्रूअल प्रीपेमेंट का अकाउंट बनाने लगा हूं। तो इसका मतलब है हमारे पास मल्टीपल सब्सक्राइबर्स होंगे, मल्टीपल मेंबर्स होंगे किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसकी मिसाल मैं अक्सर स्कूल या कॉलेज से लेके जाता हूँ कि लेट से अगर एक स्कूल है या एक कॉलेज है तो उसके अंदर 200 से 300 लेट से स्टूडेंट्स हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे होते हैं कि टाइम से पहले पेमेंट दे देते हैं, एट द टाइम ऑफ एडमिशन लमसम अमाउंट जमा करा रहे होते हैं। कुछ टीचर स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे होते हैं कि वो साथ साथ पेमेंट कर रहे होते हैं, कुछ की फीस पेंडिंग होती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें चाह रही होंगी कि कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने एडवांस में पैसे दिए हुए हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी फीस अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, कुछ ऐसे हैं जो साथ साथ फीसेस अपने पे करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीनों सिचुएशंस आ रही होंगी। अब मुझे जल्दी से आप लोग इसके साथ साथ आंसर भी करना स्टार्ट करो कि लेट से आपके पास कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने आपको इस साल करंट ईयर में
जो अमाउंट है, बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से लास्ट ईयर के मेरे पास कुछ इनकम ऐसी थी, कुछ सब्सक्रिप्शन फीस थी जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई। पिछले साल की मेरे पास कुछ सब्सक्रिप्शन फीस थी जो इस साल रिसीव नहीं हुई, तो इस साल के शुरू में मेरे लिए वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगा। हम ओपनिंग बैलेंसेस की बात करें तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, जिसको भी मैंने रिसीव करना है, जो मेरे पास पिछले साल की इनकम थी, तो ये आपके पास एक अदर रिसीवेबल्स भी बन जाता है। तो ये जो रिसीवेबल है इसका कौन सा बैलेंस होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। इसको आप सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोलो, इसको सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स बोलो, इसको आप एक्रूड सब्सक्रिप्शन बोलो, इसको आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलो, ये एक ही चीज के नाम है। उस दिन मैं क्लास स्टूडेंट को एक पढ़ा रहा तो कहते हैं सर आपने हमें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल तो पढ़ा दिया है लेकिन एक्रूड सब्सक्रिप्शन के बारे में तो आपने बताया ही नहीं है। तो वो फिर ये वाला काम कोशिश करो कि आप लोग ना ही करो। तो आपके पास अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है तो इसका मतलब यह है प्रीवियस ईयर की। तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस आएगा ब्रॉट डाउन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये है कि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो प्रीवियस ईयर के थे, जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि ये रिसीवेबल एसेट है, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा इस साल के आखिर में भी हो सकता है कि करंट ईयर की कुछ इनकम ऐसी है, कुछ सब्सक्रिप्शन फीस ऐसी है जो हो सकता है हमें रिसीव ना हुई हो। तो यहाँ पे मेरे पास इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साइड पे आएगा। ये मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो सकती है। ये कौन सी सब्सक्रिप्शन होगी, करंट ईयर स्टिल रिसीवेबल। ये वो लोग हैं जो करंट ईयर की उन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन पे नहीं की, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब ये अगले साल जाके पे करेंगे, इनकम इस साल की वो बनती है। तो मेरे पास यहाँ पे ये तो सबसे पहली बात है कि अगर ये मैं जो लेजर बना रहा हूँ ये मैं इस सोच के साथ बना रहा हूँ कि अगर कुछ रिसीवेबल भी है कुछ एडवांस भी है। अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो क्या काम करते हैं, कहते हैं नहीं हमें एडवांस पैसे दोगे तो तुम्हें हम मेंबरशिप फी देंगे या तुम्हें हम यहाँ पे इंटरेस्ट इंटर होने देंगे। तो उनके अंदर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का कंसेप्ट नहीं होता, तो वहां पे सिर्फ एडवांस या अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ही होगी। तो वो डिपेंड करता है, वो आपको क्वेश्चन देखते साथ आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी है, यहाँ पे अनअर्न्ड भी है, या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडवांस सब्सक्रिप्शन ली जाती है। तो जहाँ पे ली ही सिर्फ एडवांस सब्सक्रिप्शन जाती है तो वहां पे देयर इज अ चांस कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट ना हो। इसी तरह कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले साल हमें सब्सक्रिप्शन जमा कराई थी जो कि इस साल की थी, एडवांस में जमा करा दी थी। तो इसका मतलब है उस वो मेरे पास लायबिलिटी होगी क्योंकि इस साल हमने उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और इनके पैसे हम उससे पहले से रिसीव कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एडवांस, जिसको आप अनअर्न्ड भी बोलते हो। ये करंट ईयर की है लेकिन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन थी, पिछले सालों में हम रिसीव कर चुके थे। मेरे इसलिए इसलिए साल के शुरू में लायबिलिटी थी क्योंकि इस साल में मैंने इसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको इस साल पैसे पे करेंगे लेकिन वो अगले वाले सालों के भी पैसे अभी से आपको पे कर देंगे। तो ये मेरे पास क्लोजिंग भी आ सकता है, क्लोजिंग एडवांस भी हो सकता है। इसको आप अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीव्ड फॉर फ्यूचर पीरियड्स, जो आने वाले सालों की पेमेंट है उसके पैसे हम अभी से रिसीव करके बैठे हैं, तो हमने एक और लायबिलिटी भी रिकॉर्ड कर ली। अच्छा, अब जब भी आप इनकम रिसीव करते हो, जो भी अमाउंट रिसीव कर रहे हो, चाहे वो पिछले साल की है, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो एडवांस की है, जब भी आप इनकम रिसीव करते हो तो आप एक एंट्री रिकॉर्ड करते हो। आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो जब भी आप कोई भी इनकम रिसीव करते हो, इवन जब आप सेल्स करते हो, तो आप एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हो, कैश का अकाउंट डेबिट, सेल्स का अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि इनकम जब भी रिसीव होगी तो इनकम का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपके पास कैश या बैंक डेबिट होता है, सब्सक्रिप्शन एक इनकम है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हम एक इनकम का अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कैश और बैंक। अक्सर इसकी जगह रिसीट या पेमेंट लिखा जा रहा होता है। बेसिकली ये आपके पास कैश रिसीव्ड वाली फिगर है ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने कैश रिसीव किया वो यहाँ पे आ रहा होगा। अब मोस्टली जो आपके पास यहाँ पे एक फिगर निकलती है, ये जो फिगर आएगी, ये आपके पास एक फिगर आती है जिसको आप लोग बोलते हो, ये आपके पास जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में।
और ये आपके पास होती है इनकम फॉर द ईयर। ये आपके पास चली जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड के अंदर। फी फॉर सर्विसेज लिखो, आप इसको सब्सक्रिप्शन लिखो, आप इसको मेंबरशिप फी लिखो, जो नाम क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया आप उसको उसी नाम से लिख सकते हो। लेकिन बेसिकली अब ये है क्या कि आप जो भी मंथली, क्वार्टरली या एनुअल पेमेंट चार्ज करते हो फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कोई भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने की जो आपसे एक फीस चार्ज करती है, उसे आप लोग सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फी या फी फॉर सर्विसेज कह सकते हो। उसके लिए आपको यही एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे उससे जो मर्जी नाम लिखा हो। अच्छा, इसमें एक लास्ट बात है कि मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड की है कि मेरे पास ये वाली जो अमाउंट थी, ये वो रिसीवर्स थे जो पिछले साल इनकम हो चुकी थी। इन लोगों को मैं पिछले साल सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका हूँ और इन्होंने उस साल भी पैसे नहीं दिए, और मैंने इस साल के शुरू में अपने पास रिसीवर रिकॉर्ड किए थे। अगर मुझे इस साल ये कंफर्म हो जाता है कि इन लोगों से मुझे पैसे रिसीव नहीं होने, बैड डेट हो गया है, तो मुझे इन रिसीवर्स को अपनी बुक्स में इसे इलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास एक कंसेप्ट आ जाता है, वही बैड डेट्स वाला, कि अगर कोई बैड डेट्स हैं तो वो यहाँ पे आप इसको मेंशन भी करोगे। अब ये जो मेरे पास बैड डेट्स हैं, ये मेरे पास कहाँ पे जाएंगे? ये मेरे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे जाएंगे। ये मेरे पास जो फिगर आएगी, ये वाली फिगर कहाँ से आती है? ये फिगर आपके पास जाएगी रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड के ऊपर। अगर आप कैश बैंक अकाउंट बना रहे हो तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रही होगी। ये मेरे पास क्या होती है? ये मेरे पास इनकम रिकॉर्ड हो रही होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर। ये वाली जो फिगर है, ये मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है रिसीबल का, ये मेरे पास कहाँ पे जाएगा? ये मेरे पास जो भी एसओएफपी है क्लोजिंग वाली, साल के आखिर में एसओएफपी है, उसके अंदर करंट एसेट्स में लिखा जाएगा इसको। जो ये वाली फिगर है, ये मेरे पास कहाँ पे जाएगी जी? ये भी फिगर मेरे पास जाएगी क्लोजिंग एसओएफपी में, और ये मेरे पास करंट लायबिलिटी में मेंशन किया जाएगा। अनलेस कि इसमें से 2-3 साल की आपके एडवांस पैसे आ चुके हैं, तो उसको फिर आपको करंट नॉन करंट में सेग्रीगेट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली 2-3-4 महीने की अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव की है तो फिर ये करंट लायबिलिटी में ही लिखा जा रहा होता है। इसी तरह इसके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, अगर आपको ओपनिंग एसओएफपी बनानी पड़ जाती है तो उसको आपको वहां पे भी लिखना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन के बारे में, मेंबरशिप फी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अभी मैंने लाइफ मेंबरशिप फी बतानी है, जल्दी से इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सब्सक्रिप्शन का कोई भी क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई क्वेश्चन है? क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर सब्सक्रिप्शन अकाउंट लाजमी बनाना पड़ता है, और ये कम से कम 4 से 5 नंबर की मिनिमम, अगर 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से 4 से 5 नंबर की जो एडजस्टमेंट है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की होती है। बैड डेट रिकवरी होगी तो बल्कि उसको ऑपोजिट साइड पे बच्चे लिख दोगे। अगर बैड डेट रिकवरी है तो बैड डेट जब हुआ तो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, अगर पैसे वापस मिल गए हैं तो वो सब्सक्रिप्शन के रिसीट एंड पेमेंट में ही आ रहे होंगे, तो वो आप इसको रिसीबल का अकाउंट समझ लो ना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को रिसीबल का अकाउंट बना लो तो बैड डेट रिकवरी डेबिट साइड पे आ रही होगी। बच्चे राइट ऑफ तो ये बताया ना, बैड डेट क्या है? ये बैड डेट राइट ऑफ ही तो है, इसी को तो आप राइट ऑफ बोलते हो कि आपने सब्सक्रिप्शन को राइट ऑफ कर दिया, मतलब बैड डेट हो गया। चले जी, हम बात करते हैं लाइफ टाइम मेंबरशिप फी के ऊपर। लाइफ मेंबरशिप फी, अच्छा जब हम लाइफ मेंबरशिप फी के ऊपर बात करते हैं तो बेसिकली लाइफ मेंबरशिप फी का जो कंसेप्ट है, इसकी मैं मिसाल ऐसा देता हूँ, जैसे इंशाल्लाह कल को आप लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आई कैप के मेंबर्स बनोगे, तो ऑब्वियसली बात है आई कैप एक बॉडी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई कैप आपसे चार्ज करता है एक एनुअल सब्सक्रिप्शन, इवन आपसे बीइंग अ स्टूडेंट भी चार्ज कर रहा होता है। लेकिन जब आप कल को मेंबर बन जाओगे तो आपसे एक बीइंग अ मेंबर आपसे एक सब्सक्रिप्शन चार्ज किया करेगा। वो भी आई कैप की मेन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि आई कैप बीइंग द बॉडी आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। वो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो। अभी बीइंग अ स्टूडेंट वो आपको कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है और आपसे एक सब्सक्रिप्शन चार्ज कर रहा होता है। इसी तरह जब आप मेंबर बन जाओगे तो वो आपसे एक फीस चार्ज करेगा, वो उसको मेंबरशिप फी के नाम से बुलाता है, और वो उसके लिए यही फी फॉर सर्विसेज है।
अब वो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अब आई कैप है, आई कैप अपने मेंबर्स को कहता है कि उसके आई कैप के तकरीबन 10,000 मेंबर्स हैं, जिसमें से तकरीबन कोई 3-3,500 आई गेस जो फोत हो चुके हैं। बाकी आई कैप के तकरीबन कोई 7-7,500 मेंबर्स हैं अभी तक पाकिस्तान के अंदर। उन 7-7,500 लोगों से वो हर साल एक फीस चार्ज करता है, और डिफरेंट फीसेज हैं। मेरे ख्याल से कोई 40 से 42 हजार रुपए से स्टार्ट होती है फीस एनुअल मेंबर से जो चार्ज करता है। तो 40-45,000 आपने आई कैप को पे करना होता है हर साल। अब बहुत से मेंबर ऐसे हैं जिनकी 2-2 3-3 सालों की फीस ड्यू होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर साल साथ साथ जमा करा रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-3 सालों की एडवांस में भी जमा करा देते हैं। तो वो जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता होगा या मेंबरशिप फी अकाउंट बनाता होगा, वो तो आई कैप ये वाला सब्सक्रिप्शन अकाउंट उसके लिए मेंटेन करके रखा हुआ है आई कैप ने अपने पास, कि वो कौन से मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी फीस आ चुकी है, जिनकी एडवांस है, जिनकी आउटस्टैंडिंग है। उसके लिए आई कैप ने एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी के नाम से ये अकाउंट ओपन किया हुआ है। लेकिन आई कैप उसके साथ साथ आपको कहता है यार, बजाय इसके कि आप हर साल 40,000 या 45,000 पे कर रहे होते हो, तो आप एक काम करो, आप एक लम सम अमाउंट है वो हमें अभी से पे कर दो। ये आपकी लाइफ टाइम की मेंबरशिप फी है, आपको जिंदगी में दोबारा ये मेंबरशिप फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब लेट्स से इंशाल्लाह आप लोग कल को क्वालिफाई कर जाते हो एट द एज ऑफ 26-25 ईयर्स की एज में आप लोग कल क्वालिफाई कर जाते हो, लेट्स से। अब आप 25 साल की उम्र में क्वालिफाई कर गए, तो आई कैप आपको कहता है कि ये जो बच्चा है, ये स्टूडेंट है या मेंबर बन गया, तो ये अगर इसकी जिंदगी 50 साल हो, 60 साल हो, तो ये 25 से 30 साल आपको एक अमाउंट पे करेगा हर साल। 40-45,000 40,000 पे करेगा। तो आई कैप एक पॉलिसी लॉन्च करता है कि आप एक काम करें, आप हमें आज के दिन 10 लाख रुपया लमसम पे कर दें। अब आपको सारी जिंदगी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी पे, ये आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप फी है, अब आपको हर साल मेंबरशिप फी पे करने की जरूरत नहीं है, आप हमें एक लमसम अमाउंट अभी से पे कर दें। अब ये जब लमसम अमाउंट चार्ज किया जाता है आपसे आई कैप, तो वो एक लाइफ मेंबरशिप फी के नाम पे, तो ये जो अमाउंट उसने रिसीव की है, ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है, ये आपके लिए क्या बन जाएगी? ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या आई कैप के लिए बन जाएगी एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों बनेगी जी? लाइबिलिटी इसलिए बनेगी क्योंकि अब आई कैप ने आपको सारी जिंदगी आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, और उसके अगेंस्ट उसने आपसे पैसे नहीं लेने। तो जो ये पैसे एडवांस में वो आपसे ले चुकी है, इन पैसों के बदले उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और लाइफ टाइम प्रोवाइड करनी है। तो ये उसकी लाइबिलिटी है, और ये नॉन करंट लाइबिलिटी में भी पोर्शन है उसका, और इसका कुछ पोर्शन करंट है कि जो सर्विसेज उसने आपको 1 साल के अंदर प्रोवाइड करनी है वो करंट लाइबिलिटी है, जो सर्विसेज उसने 1 साल के बाद भी प्रोवाइड करनी है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। अब सवाल ये पैदा होता है या मसला यहाँ पे आता है कि अब आई कैप इसको रिकॉग्नाइज कैसे करे? आई कैप आपको 1 साल की सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। आई कैप ने आपसे चार्ज किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल चार्ज किया 10 लाख रुपए, और उसने कहा कि यार अब आपको सारी जिंदगी मेंबरशिप फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब जाहिर बात है, जब 1 साल गुजर गया तो आई कैप ने आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की हैं 1 साल की। अब आई कैप इस मेंबरशिप फी की इनकम किस तरीके से रियलाइज करे? वो कितनी रियलाइज करेगा? वो क्या कहेगा कि मेरी इस साल जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हूँ उसकी सब्सक्रिप्शन इनकम या मेंबरशिप फी इनकम इनकम साइड पे मैं कितनी लेके जाऊं? जल्दी से बताओ कि वो इस इनकम को कैसे रियलाइज करेगा। ठीक है, कोई और ऑप्शन? बाकी भी बताए। सही। तो रीजनेबल बेसिस पूछ रहा हूं ना बच्चे, कि रीजनेबल बेसिस क्या होंगी आपसे? हर साल के आखिर में ही रिकॉर्ड करेगा, लेकिन उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करे, कितना परसेंट रिकॉर्ड करे? बिल्कुल ठीक। वो कहता है आपको ना क्वेश्चन में बता देगा, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिसी बना लेती है। वो पॉलिसी क्या बनाती है कि हम ये जो 10 लाख रुपए है इसको हम 20 सालों पे स्प्लिट करेंगे, या 10 सालों पे स्प्लिट करेंगे, 15 सालों पे स्प्लिट करेंगे। उसके बाद अगर ये बंदा जिंदा रहा तो चलो इसकी किस्मत नसीब है, हम इससे जो पैसे ले रहे हैं हम इसको 20 सालों में रियलाइज करेंगे। 20 साल बाद हमारे लिए जो भी, अगर ये 20 साल बाद भी जिंदा रहा तो सर्विसेज तो प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट हम कोई इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी बना लेती है ऑर्गेनाइजेशन कि जब भी हम लम सम एक फी चार्ज करेंगे आपसे, जिसको आप लाइफ मेंबरशिप फी कहते हो, तो वो इस लमसम अमाउंट को स्प्लिट कर लेते हैं। कोई 10 साल पे कर रहा है, कोई 15 साल पे कर रहा है, कोई 20 साल पे कर रहा है। लेट्स से हमने कहा कि हमने इसकी जो लाइफ रखी है वो रखी है 20 ईयर्स, या चलो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इसको कर देता हूँ कि इसकी लाइफ है 10 ईयर। हम इसको 10 सालों में स्प्लिट करेंगे। 10 सालों में स्प्लिट करने का मतलब है कि हम हर साल 1 लाख रुपया उसके अगेंस्ट रियलाइज कर लेंगे कि ये 1 साल हमारे पास इनकम आ गई है। अब हो सकता है वो बंदा 10 साल से ज्यादा जिंदा रहे,
तो 10 साल तक चार्ज करेंगे, उसके बाद उसकी कोई सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह मेंबरशिप फी नहीं है। तो अब हुआ क्या, अब इसमें इश्यूज क्या आते हैं, इसको आपने रिकॉर्ड कैसे करना है। एक इसमें सबसे पहला जो इशू आ रहा है सबसे जो पहला है, अमाउंट आपने रिसीव की है, रिसीट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फी। आपने जब अमाउंट रिसीव किया तो अब आप यहां पे एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, यहां पे आप कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 10 लाख रुपए से, और यहां पे आप मेंबरशिप फी नहीं लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे लाइफ मेंबरशिप फी। तो यहां पे आप लाइफ मेंबरशिप फी लिखोगे और ये आपके पास 1 लाख रुपए की लाइफ मेंबरशिप फी आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 1 लाख रुपए आपने रिसीव किया है, ये जो 1 लाख रुपया है, ये आपके पास बेसिकली एसओएफपी में एज अ लाइबिलिटी इसको रिकॉर्ड करोगे, ये आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि इसके बदले हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सबसे पहला काम, जब भी पैसे रिसीव करेंगे तो ये आपके पास लाइफ मेंबरशिप फी आ जाएगी। तो लाइफ मेंबरशिप फी को आप एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे एसओएफपी के अंदर, जो पैसे रिसीव किए वो आपके पास रिसीट एंड पेमेंट की रिसीट साइड के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, अब लेट से वो साहब जिनने ये लाइफ टाइम मेंबरशिप फी पे की है वो जिंदा है, बिल्कुल सेहतमंद है, तो अब आप एट एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के आखिर में, अब आप क्या काम करोगे, इस लाइबिलिटी में से कुछ पोर्शन रियलाइज करोगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। अब इसको रियलाइजेशन कैसे करेंगे जी, हम यहां पे डेबिट करेंगे, ओ सॉरी, ये 10 लाख रुपया था, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आप ये लाइफ मेंबरशिप फी को डेबिट करोगे और यहां पे क्रेडिट करोगे मेंबरशिप फी। अब ये अमाउंट थी 10 लाख रुपए, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि इसको हमने 10 सालों में रिकॉर्ड करना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 15 ईयर्स पे करी होंगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 20 ईयर्स पे करी होंगी। तो आप इसको 10 ईयर्स पे स्प्लिट करोगे। लेट से हमने 10 साल रखा हुआ था, तो इसमें से जो 1 लाख रुपया है वो आप अपनी लाइबिलिटी खत्म करके उसको आप रियलाइज करोगे 1 लाख रुपए को अपने पास इनकम फॉर द ईयर। तो अब ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपए की, ये आपके पास, ये जो 1 लाख रुपए की अमाउंट है, ये आपके पास चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड के ऊपर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास वहां पे। हर साल आप ये काम करोगे। अब इसमें एक तीसरी सिचुएशन है, लेट से इन केस ऑफ डेथ बिफोर एक्सपायरी, या लेट से किसी पर्सन की डेथ होगी है आफ्टर फ्यू ईयर्स, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद किसी भी पर्सन की डेथ होगी है जिसने लाइफ टाइम मेंबरशिप फी पे की थी। अब लेट से एक पर्सन था 3 साल, मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल इन फोर्थ ईयर, चौथे साल उन साहब की डेथ होगी जिन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप फी पे की थी। तो अब ऑर्गेनाइजेशन के पास उसके जो बकाया पैसे पड़े हुए हैं उनका क्या करे। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल 1-1 लाख रुपए उसका रियलाइज किया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल तो वो 1-1 लाख रुपए रियलाइज करती रही आउट ऑफ 10 लाख। बाकी 7 लाख रुपए ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़े हुए हैं और वो साहब गुजर गए। अब क्या करे, इन डेथ के केस में क्या काम करेगी, डेथ के केस के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी कि अपने पास इस लाइबिलिटी को खत्म कर देगी। लाइबिलिटी को क्यों खत्म करेगी, क्योंकि अब हमने उसको कोई मजीद सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी। तो यहाँ पे आप लाइफ मेंबरशिप फी अकाउंट डेबिट करोगे, और साथ ये जो अमाउंट है 7 लाख रुपए की, ये सारी की सारी जो अमाउंट है ये उठा के आप जनरल फंड में डाल दोगे। अब जनरल फंड का नाम लिखा हुआ है, कैपिटल फंड का लिखा हुआ है, जो भी आपने फंड का नाम लिखा हुआ है, नॉर्मली इसको जनरल फंड कहते हैं। तो ये 700,000 आप उठा के सीधा का सीधा जनरल फंड में उठा देंगे।
जनरल फंड में ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये 3 बातें थी लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में। लेकिन द पॉइंट इज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी फी की बात आती है, जब भी आप फी की बात कर रहे हो, तो फी जब आप चार्ज करते हो तो अगेंस्ट एनी सर्विसेज की बात करते हो, आप फी के बदले कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। जब आप कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे या डोनेशन की बात करेंगे, ये वो कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस हैं जो सिंगल कंसिडरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं। आपने बी लॉ में पढ़ा हुआ था कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी रेसिप्रोकल कंसिडरेशन वो आपके पे किए जा रहे होते हैं, उसमें सिर्फ एक पार्टी कंसिडरेशन पे कर रही होती है। तो उसमें से एक जो आपके पास उसके, हमने कहा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सिंगल कंसिडरेशन नहीं हो सकता एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स। उसमें से जो एक चीज थी वो थी कंट्रीब्यूशन या डोनेशन। अगर आप किसी को डोनेट करते हो तो उसकी कोई रिटर्न कंसिडरेशन नहीं होती। यहाँ पे जब हम फी की बात करते हैं तो फी किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करके चार्ज की जा रही होती है। ये जी आपके पास लाइफ मेंबरशिप फी और फी वाली कहानी पूरी हो गई है। अब कोई मसले मसाइल हैं तो बताओ। इसमें से जो हमने बात की थी फ्री फॉर सर्विसेज की, वो हम डिस्कशन पूरी कर चुके हैं कि ये जो फी फॉर सर्विसेज था ये क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। नहीं बच्चे, किसी और के नाम पे ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं होती है जब आप लाइफ मेंबरशिप फी पे कर रहे होते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आई के आपने आपसे मेंबरशिप फी चार्ज की हुई है और खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो गई है, तो आप कहते हो यार ये जो मेंबरशिप फी है ये मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दो और मेरे बच्चे अब आई कैप में आके बैठा करेंगे और वो चीजें संभाला करेंगे, तो आई कैप ये काम तो नहीं करेगा ना आपके साथ। नहीं बच्चे, कोई रिफंड शिफंड नहीं होता। जी बच्चे, जनरल फंड में जाएगा। अब आप आई कैप के मेंबर हो और आपकी खुदा न खास्ता डेथ हो गई है, तो आप कहोगे कि यार मेरे मरने के बाद जो मेरी मेंबरशिप फी है वो मेरे बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कर देना, तो ऐसा तो नहीं करेगा आई कैप। अच्छा जी, अब हम दूसरी बात जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ये जो बात है इसके ऊपर हम छोटा सा जिक्र जल्दी से कर लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन, इसके ऊपर लंबी बात नहीं है, फिर हम कंट्रीब्यूशंस के ऊपर आते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की हम बात करें ना, कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट का जिक्र आता है तो इसका मतलब है हमने कोई बाइंग सेलिंग की है, हमने कुछ चीजें बेची हैं, कुछ चीजें खरीदी हैं। तो जब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात आ रही है तो ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि कुछ बाय किया है, कुछ सेल किया है या कुछ बना कर बेचा है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके छोटी छोटी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रही होती हैं, जैसे कैफेटेरिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटी छोटी चीजें खरीदती हैं, बेचती हैं, महंगी बेच रही होती हैं ताकि आपसे वो ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर सके और वो फिर जाके यूज कर रहे होते हैं फॉर कम्युनिटी सर्विसेज, वो काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप अक्सर डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह पे जाते हो जहाँ पे फंड रेजिंग इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने छोटे छोटे हैंड क्राफ्टेड चीजें बनाई होती हैं। उनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन आप वो वहाँ पे महंगी चीजें इसलिए खरीदे होते हो कि यार हम बेसिकली एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कल को ये जो पैसे हैं ये इस्तेमाल होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कम्युनिटी के लिए उनको इस्तेमाल करी होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के बहुत से छोटे छोटे ऑपरेशंस भी होते हैं जिसमें प्योर एक बिजनेस टच भी होता है, जिसमें आप चीजें वो ऑर्गेनाइजेशन खरीदती है, उनको महंगा बेचती है, वहां से पैसे जनरेट करती है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे हैं वो पूरे कर रही होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो कमा रही है लेकिन इस प्रॉफिट को वो यूटिलाइज करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी या जो उनकी जो भी स्पेसिफिक मेंबर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा टच होगा आपका प्रॉफिट एलिमेंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की जब भी बात आएगी तो आपके माइंड में सिंपल सा आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास किसी ना किसी चीज को हमने बेचा होगा, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई सेल्स हो रही होंगी और उस सेल्स के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। तो इसको हमारे पास यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कहलाएगा। और ये जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है इसको उठा के हम वहां पे लिखेंगे। अब ये जो यहाँ पे सेल्स की बात की जा रही है या कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात की जा रही है, पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो अक्सर आपके पास क्वेश्चन में या तो सेल्स की फिगर मिसिंग है या आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर मिसिंग है, तो आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए और लेजर्स बना के इस फिगर को निकालना पड़ेगा। 90% केसेस के अंदर आपको ये काम करना पड़ता है। अगर आपको इसकी मैं सिंपल सी बात समझा दूं
पहले एक टॉपिक हुआ करता था सिंगल एंट्री का, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उसको कहा जाता था, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था किसी जमाने में। उसमें सारी फिगर्स मिसिंग होती थी। आपको एक कैश बुक पकड़ा देता था, कुछ बैलेंसेस पकड़ा देता था, और कहता था मुझे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी बना के दो, मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना के दो। और साथ ये भी कह देता था कि यार एक बंदा था, वो अकाउंटेंट था, हमारे पैसे भी लेके भागा हुआ है और हमें नहीं पता कितने पैसे लेके भागा हुआ है। तो आपको पूरी की पूरी अकाउंटिंग करनी पड़ती थी, लेजर्स बैठ के बनाने पड़ते थे, फिर एक लेजर से फिगर निकाले, दूसरे लेजर पे लेके गए, दूसरे लेजर से फिगर निकाले, तीसरे लेजर पे लेके गए, जिसका थोड़ा बहुत टच हमने कैश फ्लो में भी किया था। तो मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। उसने मुझे बड़े पेपर पास कराए। ये भी वही टॉपिक था और इसको भी उसी तरीके से सॉल्व किया जाता था। तो बेसिकली सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकी वैल्यू मिसिंग है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो सेल्स की फिगर को निकालने के लिए मुझे जो सबसे पहला लेजर बनाना पड़ेगा इस फिगर को निकालने के लिए, उसका नाम है रिसीवेबल्स अकाउंट। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन में कह देता है कि जी सारी सेल्स कैश सेल्स होती है और नॉर्मली यहाँ पे कैश सेल्स होती है, तो फिर मुझे रिसीवेबल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर रिसीवेबल अकाउंट बनाना पड़े तो ये वही रिसीवेबल अकाउंट है। यहाँ पे आपके पास ब्रॉड ऑन बैलेंस होगा, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा, यहाँ पे आपके पास इस बैलेंस के अंदर यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आता है और यहाँ पे आपके पास सेल्स की फिगर आ रही होती है। तो आपको अक्सर या तो सेल्स की वैल्यू मिसिंग होती है या आपके पास कैश की वैल्यू मिसिंग होती है, तो ये आपके पास एक फिगर यहाँ से बन रही होती है। उसके साथ साथ आपको दो लेजर्स बनाने पड़ेंगे। और कौन कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे जी? एक लेजर आपको बनाना पड़ता है पेबल्स का। अब जो पेबल्स का लेजर है, पेबल्स के लेजर में क्या क्या चीजें आती हैं, और साथ ही इसके आपको एक इन्वेंट्री का लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो आपके पास जो पेबल का लेजर है उसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस पेबल का क्रेडिट साइड पे आएगा, ये आपके पास आएगा क्लोजिंग बैलेंस पेबल के लेजर में इस साइड पे आता है, जो भी पेमेंट्स टू आपने सप्लायर्स की हैं कैश या बैंक के हिसाब से। एक सिंपल सी चीज याद रख लेना, जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हो, आपके पास अगर कोई प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है और कैश बुक के अंदर, कैश या बैंक स्टेटमेंट के अंदर वहां पे कैश परचेजेस लिखा हुआ है या परचेजेस की पेमेंट साइड पे परचेज का वर्ड लिखा हुआ है, तो आपने उसको कभी भी कैश परचेज अज्यूम नहीं करना। आपने उसको हमेशा पेमेंट टू सप्लायर कंसिडर करोगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि, और मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए भी ये बात बता दूंगा कि आपके पास बैंक अकाउंट की पेमेंट साइड के ऊपर अगर कभी भी परचेजेस लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट से परचेज के अगेंस्ट पेमेंट हुई है, तो उसको आप कभी भी कैश परचेजेस ट्रीट नहीं करोगे, उसको आप हमेशा पेमेंट टू सप्लायर ट्रीट करोगे। क्यों ट्रीट करोगे? इतना टाइम नहीं है यहाँ पे बहस करने का, फिजिकल क्लास में मैंने बड़ा लंबा चौड़ा इसको समझाया हुआ है। अभी यहाँ बस इतना याद रखो कि इसको हमने पेमेंट टू परचेज ट्रीट करना है। तो यहाँ पे मोस्टली जो डिफरेंस आएगा ये आपके पास आ जाएंगी परचेजेस की। और अगर क्वेश्चन में कैश परचेज मैं अज्यूम करूंगा, होती नहीं है, सारी परचेज क्रेडिट परचेज होती हैं। तो आपके पास इसी परचेजेस को उठा के आप लिखोगे अपने पास इन्वेंट्री के अकाउंट में। तो यहाँ पे आपके पास परचेजेस की फिगर आएगी, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, और यहाँ से फिगर आ रही होगी आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर आपको एक जो फिगर है वो जो मिसिंग हो सकती है, वो फिगर मिसिंग हो सकती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, और एक फिगर मिसिंग हो सकती है सेल्स की। अब सेल्स अगर क्रेडिट के ऊपर है तो वो रिसीवेबल अकाउंट से निकलेगी। अक्सर क्वेश्चन में कहता है कि जी क्रेडिट सेल्स नहीं होती, हम सारी की सारी जो सेल्स है वो कैश सेल्स करते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैश सेल्स है तो फिर क्या करें? हमारे पास हमें कैश सेल्स है, फिर फिगर कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो मैं यहां से निकाल लूंगा। फिर अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैश सेल्स है, जो कि मेजोरिटी क्वेश्चंस के अंदर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैश सेल्स होती है, और ये वाली फिगर आपको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे निकालनी है, तो इसके लिए क्वेश्चन के अंदर हर हाल में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ना दियो। क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक इक्वेशन दी होगी प्रॉफिट की। लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कहता है प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन दिया होगा, ऑर्गेनाइजेशन सेल गुड्स एट कॉस्ट
प्लस 25%। नहीं बच्चे, प्रोडिक परपेचुअल की कहानी यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे प्रोडिक परपेचुअल के ऊपर आपने नहीं जाना। तो वो जब भी कैश सेल्स की बात करेगा तो वो आपको एक प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन की इक्वेशन दे देगा कि लेट से वो कह देगा कंपनी चीजें बेचती है कॉस्ट प्लस 25% के ऊपर, तो यहां से आप सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये जो परसेंटेज है ये किसकी परसेंटेज है? प्रॉफिट की। प्रॉफिट है 25%। अब ये 25% किसके ऊपर है? ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है 25 को बेस किया उसने कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट लेगा वो 100% और सेलिंग प्राइस उसकी हो जाएगी 125%। कभी वो कहता है सेलिंग प्राइस का 25%, तो फिर सेलिंग प्राइस को आप 100 लेके चल रहे होते हो। तो ये आपके पास इक्वेशन दी होगी। आप सिंपली क्या काम करोगे, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आपके पास आएगी, इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, ये आपके पास सेल्स की फिगर निकल आएगी। क्वेश्चन में अगर अभी जिक्र आएगा तो इसको मैं करके भी दिखा दूंगा। तो दो बातें हैं, अगर तो क्रेडिट सेल्स है, हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स का? हमारे पास जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है वहां पे रिसीवेबल अकाउंट लिखा होगा, तो फिर मुझे जो सेल्स निकालनी है वो रिसीवेबल के अकाउंट से निकालनी है। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स का जिक्र नहीं है, कैश सेल्स का जिक्र किया हुआ है, तो कैश सेल्स की फिगर कैसे निकलेगी? मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर पहले निकालूंगा और उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर से मैं अपने पास मार्कअप या मार्जिन के थ्रू सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं। ये सारी कहानी है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का शॉर्ट वर्जन। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं कंट्रीब्यूशंस के ऊपर आऊं। जल्दी से जी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। कैश सेल्स वाला है, अभी तो समझाया मैंने। इशू क्या आ रहा है कैश सेल्स में? मैं एक क्वेश्चन में बताया कि आपके पास दो तरह की सेल्स होंगी जब भी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस का जिक्र होगा। तो वहां पे या तो क्रेडिट सेल्स होंगी, मतलब आप चीजें उधार पे बेचते हो, या आप चीजें कैश पे बेचते हो। मेजोरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये उधार वाले काम नहीं करती, ये चीजें कैश पे ही बेचती है। अगर तो उधार पे सेल्स बेची है तो हमें कैसे पता चलेगा उधार पे ट्रांजेक्शन हो रही है? मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में रिसीवेबल का जिक्र किया होगा। जब रिसीवेबल का जिक्र किया हुआ है तो इसका मतलब है हमें उधार पे चीजें बेचते हैं, तो अब जो सेल्स की फिगर है वो रिसीवेबल के अकाउंट से आएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके पास रिसीवेबल का जिक्र नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स करती है। अब जब कैश सेल्स करती है तो फिर हमें सेल्स की फिगर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम लोग पहले बनाएंगे अपने पास पेबल्स का अकाउंट, और पेबल्स के अकाउंट से हम निकालेंगे फिगर परचेजेस की। ये जो परचेज की फिगर है ये उठा के हम लिखेंगे अपने पास इन्वेंट्री के अकाउंट में, और इन्वेंट्री का अकाउंट बनाएंगे, और इन्वेंट्री के अकाउंट से हमारे पास निकलेगी फिगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर होगी, तो कैश सेल्स वाले क्वेश्चन की एक और पहचान ये है कि वहां पे आपके पास एक प्रॉफिट मार्कअप या मार्जिन दिया होगा, या आपको एक परसेंटेज दी होगी कि कंपनी नॉर्मली सेल गुड्स एट 30% ऑफ देयर सेलिंग प्राइस या एट कॉस्ट प्लस 20%, इस तरह की एक आपके पास दी होगी। उससे आप ये क्वेश्चन बना लेते हो, सेलिंग प्राइस हमेशा किसके इक्वल होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। प्रॉफिट 25% है, किसके ऊपर बेस कर रहा है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट के ऊपर बेस कर रहा है, तो आप एक क्वेश्चन बना लोगे। अब मैं अज्यूम करता हूं कि लेट से यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर निकली है 80,000। 80,000 आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की लेट से फिगर आ गई है। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 80,000, ये तो मैं निकाल ली। मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस। तो अब बताओ जल्दी से सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? जल्दी से मुझे बताएं, सेलिंग प्राइस कितनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर, इस इक्वेशन के हिसाब से? तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी सबसे पहले, और इस इक्वेशन के साथ मेरे पास लेट से वो कहता है कि 80,000 की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है जो मैंने इस लेजर से निकाली। अब मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, सेल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेल्स कितनी होगी मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। यहाँ पे सेल्स कैसे आएगी जी? सेल्स कैसे आएगी? जो भी वैल्यू गिवन है, कॉस्ट डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ गिवन वैल्यू। 80,000 इज 100%, और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका 125%। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 लाख रुपए। तो ये मेरे पास सेल्स की फिगर आ जाएगी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास दूसरा मेन काम था सोर्स ऑफ इनकम के अंदर, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के ऊपर। लास्ट पार्ट है जी हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी इसके पूरे हो गए हैं। मैं इन तीन के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी हट के बातें हैं। बाकी जो दो तीन बातें, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ये चीजें, वो आप नॉर्मली वैसे भी कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, कोई डिस्पोजल के ऊपर कोई गेन या लॉस आ रहा है तो वो कैलकुलेट हो जाता है।
मैं यहाँ पे मेरा फोकस है इसके ऊपर कि मैं ज्यादातर आपको ये वाली जो चीजें ये पहले समझा दूं। अब जी हम बात करने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशंस के ऊपर कि कंट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। कंट्रीब्यूशंस या जिसको आप लोग डोनेशंस भी कहते हो। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा जब आप बुक खोल के पढ़ते हो तो उसने कुछ मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए हुए कंट्रीब्यूशंस के लिए। सादा जुबान में जी हम इसको बोलते हैं डोनेशंस। आपने अतिया दिया, डोनेट किए वैल्यू। अच्छा, डोनेशंस दो तरह की होती हैं। एक डोनेशंस है आपके पास जिसको हम लोग बोलेंगे कैश कंट्रीब्यूशंस, और एक है आपके पास अदर देन कैश कंट्रीब्यूशंस। अच्छा, अब ये जो अदर देन कैश कंट्रीब्यूशन है, ये छोटी सी बात है, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम कैश कंट्रीब्यूशन के ऊपर थोड़ी सी कहानी डिस्कस कर लेते हैं। जो अदर देन कैश कंट्रीब्यूशन है जी, अदर देन कैश कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपको कैश के अलावा कोई भी एक एसेट दिया जा रहा है। वो आपको कोई इन्वेंट्री दे देते हैं कि यार ये लो, आपको कोई फर्नीचर दे दिया, आपको कोई गाड़ी दे दी, आपको कोई घर दे दिया, आपको कोई और नॉन करंट एसेट दे दिया, करंट एसेट कोई दे दिया। तो अदर देन कैश कंट्रीब्यूशन का मतलब है कैश के अलावा आपको कोई ना कोई एसिड प्रोवाइड किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि अगर उसने जो आपको एसिड प्रोवाइड किया है उसके साथ कोई कंडीशन ऐड की है या नहीं की। सिंपल अब इतना याद रखो कि जो भी अदर देन कैश कंसिडरेशन है उसको आपने किस वैल्यू पे मेजर करना है। बाकी बात बाद में करते हैं कि कंडीशन ऐड की है, रिस्ट्रिक्ट किया है, नहीं किया, वो बात की बात है। वैल्यू क्या होगी? उसने अगर आपको एक एसेट दिया है, कोई लैंड दे दी है, बिल्डिंग दी है, कोई फर्नीचर दिया है, कोई गाड़ी दे दी है, डोनेट कर दिया कि इसके ऊपर एम्बुलेंस सर्विस बना लेना, तो वो क्या काम करता है? वो आपकी गाड़ी दे देगा। अब उस कंट्रीब्यूशन को, उस डोनेशन को मैं किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? तो यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो भी अदर देन कैश कंसिडरेशन है उसको आप हमेशा उसकी जो भी फेयर वैल्यू है उसके ऊपर आप उसको मेजर करोगे। जो भी उसकी फेयर वैल्यू है, ठीक हो गया? ये यहाँ पे बात खत्म होगी। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस की इन जनरल। जो कंट्रीब्यूशन या डोनेशंस हैं, आपके पास बेसिकली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसको हम बेसिकली फंड अकाउंटिंग कह रहे होते हैं कि ये आपके पास फंड अकाउंटिंग है। फंड अकाउंटिंग के बेसिकली दो आपके पास मेथड है। एक है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है, एक आपके पास डेफरल मेथड होता है। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है वो आपके कोर्स का हिस्सा है ही नहीं, ना उसको आपकी किताब में डिस्कस किया गया है। रेफरल मेथड के अंदर भी आपकी जो अभी लेटेस्ट किताब चल रही है आई कैप वाली, उसमें उसने कहा हुआ है कि डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, और फिर उसको स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं किया। लेकिन डेफरल पार्ट का मतलब ये है कि आप उसको ग्रेजुअली रियलाइज करोगे, डेफर्ड कर दोगे आप उसको। यहाँ पे इससे ज्यादा और कोई कहानी नहीं है। बेसिकली जो इश्यूज आते हैं वो होते हैं दो तरह के फंड्स आया कंट्रीब्यूशंस होती हैं आपके पास, उस कंट्रीब्यूशंस के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। एक होती है अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस और एक होती है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से मेंशन भी कर दूं तो आपके पास है अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस और एक है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जी आपने पैसे दिए और आपने इसको, मैं बहुत सादा जुबान में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं बहुत लंबी चौड़ी या मुश्किल चीजों पे लेके नहीं जा रहा। आपने इसको सादा जुबान में समझो, जितना समझ आता है उतना ही रखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम से कौन होगा, आपको बहुत लंबी इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस क्या है जी? आपको पैसे मैंने दे दिए, या मैंने आपको कोई गाड़ी दे दी, या मैंने आपको कोई घर दे दिया, या मैंने आपको कोई जमीन दे दी, और उसके साथ मैंने कोई कंडीशन अटैच नहीं की। मैंने कहा यार जो तुम्हारा दिल करता है करो, तुमको ये पैसे दिए हैं, तुम पैसे उड़ा के फेंको, तुम पैसे जाके इनको आग लगा दो, किसी को खाना खिलाओ, किसी को घर बना के दो, किसी को अस्पताल में इलाज करा दो, किसी की शादी करवा दो, कुछ भी करना कर दो, ये पैसे मैंने अब आपको दे दिए हैं। ये जो कंट्रीब्यूशन आपने की है ये अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपने पैसे किए हैं उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आपने अटैच नहीं की, उसके ऊपर कोई कंडीशन आपने नहीं लगाई। अब ये उस ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है, उनको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे।
अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस को हम स्ट्रेट अवे अपने पास रेवेन्यू में लेके चले जाते हैं, इसको हम अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ये हमारे पास इस साल का रेवेन्यू आ गया, डोनेशंस आ गई। इसको अगर मैं मजीद एक्सप्लेन करूं तो मैं क्या काम करता था कि डोनेशंस की जो अमाउंट है उसको मैं कहता था कि जो भी स्मॉल डोनेशंस हैं, जो कि रेगुलर डोनेशंस हैं, जो को भी आप डोनेशन ड्राइव्स करते हो, उससे पैसे जब कलेक्ट करते हो तो वो आप अपने पास अपने नॉर्मल खर्चे पूरे करने के लिए डोनेशंस कलेक्ट कर रहे होते हो। ये जो डोनेशंस होंगी आपके पास, ये आपके पास स्ट्रेट अवे आपके रेवेन्यू का पार्ट बन जाएंगी, इसको आप इनकम में अपने पास रिकॉर्ड कर लोगे। अब जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस हैं, अब रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशंस के अंदर वो बात करता है अच्छा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है कि आपके पास आपने इंटरनली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हो, या आपके पास कुछ एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है कि आपके पास एक पैसे आए, आपने पैसे डोनेशंस कलेक्ट किए, अब आप बैठ के थोड़ा सा हिसाब किताब करते हो कि यार डोनेशंस के पैसे आ जाते हैं ठीक ठाक हमारे पास, अगर सारी की सारी अमाउंट मैं उठा के प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दूंगा तो मेरे पास इनकम ज्यादा हो जाएगी, लेट्स से, और मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो कम है, और मेरी जब ज्यादा हो जाएगी इनकम तो मुझे आ रहा होगा सरप्लस, और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो सरप्लस पे चल रही हो, जिसने डोनेशंस लेनी होती हैं, जिसने कंट्रीब्यूशंस लेनी होती हैं। मैं उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा जो सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे पूरे करते हैं, यहाँ पे मैं प्योर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे ईदी है, जैसे शौकत खानम है, जैसे छिपा है, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर आपको पता चले, आपको अगर कल को लेट से पता चले कि यार जो एदी है उसके पास सरप्लस हो गया, तो क्या आप एदी फाउंडेशन को दोबारा से डोनेशन दोगे? वो कहोगे यार इनके पास तो ऑलरेडी इतने पैसे पड़े हुए हैं, इनको डोनेशन देने की जरूरत क्या है, हम जाके किसी जरूरतमंद को डोनेशन देते हैं। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो प्योर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि उसका सरप्लस आ रहा हो। उसने अपना डेफिसिट शो करना है, और डेफिसिट शो करके आपको उसने बताना है कि यार देखो ये जो पैसे हैं हमारे पास कम हो गए, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा है, हमें डोनेट करो। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सरप्लस शो कर देगी तो उसको तो आप डोनेशन नहीं दोगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम करती है, जिनके पास एक अच्छी खासी डोनेशंस की या कंट्रीब्यूशंस की अमाउंट आ रही होती है, वो इंटरनली एक पॉलिसी बना लेते हैं, और वो पॉलिसी क्या करते हैं कि हम जो भी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे, इसका 40% हम रियलाइज करेंगे, 80% उठा के हम सेपरेट अपने पास एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे, या उसको जनरल फंड में जाके फेंक देंगे। वो ये उनकी इंटरनल पॉलिसीज होती है। तो रिस्ट्रिक्शंस एक तो वो खुद से भी लगा सकते हैं, अपने उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बैठा, उनने बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में बैठ के डिसाइड कर लिया कि यार हम जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से करेंगे। फिर दूसरा काम क्या होता है, कुछ होती है एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस वो होती हैं कि जो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो चाहे आपको पैसे दे रहा है, चाहे वो आपको कोई घर दे रहा है, कोई प्लॉट दे रहा है, कोई भी एसेट आपको दे रहा है, वो उसको देते हुए कंडीशंस लगा देगा, वो रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर देगा। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। जैसे खान साहब ने हॉस्पिटल बनाना था, शौकत खानम हॉस्पिटल, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने वो जमीन डोनेट की, और बिंगा उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने वो जमीन डोनेट की। लेकिन उस जमीन को डोनेट करने का एक मकसद था, एक कंडीशन अटैच कर दी थी। कंडीशन क्या अटैच की थी कि यहाँ पे आपने एक कैंसर का हॉस्पिटल ही बनाना है, ये जमीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी उसकी। अब इसी तरह, अब आपने पैसे दिए, आपने जब पैसे दिए किसी भी पर्सन को, तो आपने उसके साथ रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी। अब जी अभी रिसेंटली जो आपने सोशल मीडिया पे, इवन अगर आप अपने न्यूज चैनल के ऊपर भी जो केस देख रहे होते हो कि जी एक वो केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, उसमें हुआ क्या कि बैरियर टाउन ने इमरान खान को एक लैंड दी, और उस लैंड को, जिसको अलकादिर ट्रस्ट कहते हैं, उसकी कंडीशन ये ऐड की कि ये जो लैंड आपको दी जा रही है, इसमें आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनानी है जो कि दुनियावी के साथ साथ दीनी तालीम भी प्रोवाइड करेगी, जिसको इन्होंने नाम रख दिया अलकादिर का, अलकादिर ट्रस्ट के नाम से। ये जमीन इस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। अगर इसमें अलकादिर ट्रस्ट या ऐसा मदरसा या ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती, तो इस जमीन को आपने किसी सिमिलर नेचर के इस्तेमाल में लेके आना है, इसके अलावा आपने जमीन को इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने डोनेट करते हुए, कंट्रीब्यूट करते हुए कंडीशन अटैच कर दी, इसको बोलते हैं आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अब जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होती हैं, उनको आप कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में स्ट्रेट अवे लेके नहीं जाते, उसका आप अलग से एक लाइबिलिटी साइड क्रिएट कर देते हो। इसको मैं जो सादे जुबान में कहा करता था, इसी चीज को हम सादी जुबान में स्पेसिफिक डोनेशन कहा करते थे, जब ये एक साल पहले पहले तक ये जो खाता बुक में ऐड नहीं हुआ था।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो हम इसको सादी जुबान में अकाउंटेंट्स क्या कहा करते थे, स्पेसिफिक डोनेशन है। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, उसके साथ कंडीशन अटैच कर दी है, जब वो कंडीशन पूरी होगी तो उसको उस वक्त रियलाइज करेंगे। अब आपको एक जमीन दे दी, अब इस कंट्रीब्यूशन को रियलाइज कैसे करेंगे, जमीन कैसे रियलाइज करे जी। अब जमीन दी है किस मकसद के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए दी है। अगर जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी है, तो जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तो उस कंट्रीब्यूशन को, जो लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड की थी, उसको बिल्डिंग की लाइफ के हिसाब से आप उसको रियलाइज करोगे। तो ये आपके पास दो तरह की कंट्रीब्यूशन होती हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन को आप या रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में डाल दो, उसको एक सेपरेट लाइबिलिटी बना देते हैं और लाइबिलिटी बना के उसको हम लेके चल रहे होते हैं। यहां तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछो। एनीवन, अगर किसी के यहां तक क्वेश्चंस है, मैंने फिर अभी एक पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो इन केस अगर यहां तक कोई भी आपके इश्यूज हैं तो पूछ लें। यहां तक क्लियर है जी सारा? तो मुझे सब बच्चों के वो मैसेज आए थे कि सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। तो जितना पॉसिबल इस शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन हो सकता था, मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया। वजी बच्चे मैं बता देता हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का कंसेप्ट नहीं है। इन्वेंट्री के लिए जो कंसेप्ट है, इन्वेंट्री के लिए जो कंसेप्ट है वो है लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू। लोअर ऑफ कॉस्ट का मतलब, कॉस्ट तो आपको पता है क्या होती है यूनिवर्सिटी की, यहाँ पे एनआरवी के बजाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कंसेप्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कंसेप्ट आपने बेसिकली पहली बार सीखा था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जाके, आपने उसका जिक्र किया था। करंट कॉस्ट भी इसको बेसिकली कहते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है कि मैं अगर आज इस इन्वेंट्री को रिप्लेस करूं तो मुझे नई चीज जो मिलेगी वो कितनी प्राइस के ऊपर मिलेगी, उसको आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह रहे होते हो। जब हम IS2 पढ़ा था तो वहां पे हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बजाय बेसिकली नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेचा था, कि इस इन्वेंट्री को बेच के मैं कितना फायदा उठा सकता हूँ। जब हम इसकी बात करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने बेसिकली इसको पढ़ा होता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर आप इसको डिस्कस करते हो कि ये जो इन्वेंट्री है, अगर इसको मैं फलां जगह पे इस्तेमाल कर लूँ तो इस इन्वेंट्री को रिप्लेस करने की मुझे कॉस्ट कितनी है, मैं जो नई इन्वेंट्री लेके आऊंगा उसकी कॉस्ट क्या है। एक्सटर्नली बच्चे मैंने ये बताया कि जो पर्सन आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, वो कंडीशन अटैच कर देता है। वो जब कंडीशन अटैच करेगा तो हमने उस कंडीशन के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करना होगा। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर रही होती है। अजान हो रही है जी, मैं 2 मिनट ब्रेक देता हूँ, बल्कि 5 मिनट की हम ब्रेक करते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे एक लेते हैं ब्रेक 5 मिनट की। अभी हो रहे हैं बल्कि हम 1 बजे कुछ स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है, और हमारे पास राउंडिंग ऑफ हुई है रुपीज की 1000 में। अच्छा जी, यहाँ पे जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के लिए आप 2-3 लाइनें भी छोड़ देते हो तो नॉर्मली मोर देन इनफ होती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के बाद फिर जी आपके पास हेडिंग आएगी फंड्स की। करंट एसेट्स के लिए आप नॉर्मली 4-5 लाइनें लाजमी छोड़ दिया करो फॉर्मेट के अंदर। तो यहाँ पे फंड्स और फिर लाइबिलिटीज। अच्छा, उसके बाद जब आप बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो सबसे पहले आपके पास हेडिंग आएगी इनकम फॉर द ईयर। और उसके बाद यहाँ पे आप 6-7 लाइनें, 5 से 6 लाइनें छोड़ दिया करो, और उसके बाद आपके पास एक्सपेंडिचर आ जाएंगे। फॉर द ईयर, ये आपके पास सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ हो जाएगा। और जो आपके पास नेक्स्ट पेज होगा, यहाँ से आप अपने पास नोट्स या उसकी जो इंपॉर्टेंट वर्किंग्स हैं वो बनाओगे, और उसके साथ आप जो भी वर्किंग वाला पेज होगा उसके टॉप के ऊपर आपने एक बार रुपीस की राउंडिंग ऑफ आपने नॉर्मली कर देनी होती है। तो ये मैंने सबसे पहले जो फॉर्मेट था, ये मैंने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया।
अच्छा, अब क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन का हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हो तो क्वेश्चन के साथ में आपके पास दो तीन तरह का डाटा दिया होता है। क्वेश्चन में आपके पास कुछ कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स हैं, वो रिसीट एंड पेमेंट के नाम से कभी लिख रहा होता है, कभी कैश एंड बैंक के नाम से लिख रहा होता है। क्वेश्चन में आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस अक्सर दिए होते हैं। एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, आपने सबसे पहली लाइन में ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट हुई है, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इसी साल में स्टार्ट हुई है तो इसके पास किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, इसके सारे ओपनिंग बैलेंसेस जीरो होंगे। दूसरी चीज आपने ये देख लेनी है कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग फंड मेरे पास गिवन है या नहीं। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग फंड गिवन नहीं है तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एक ओपनिंग एसओएफपी भी बनानी पड़ेगी, ताकि मैं फंड की जो फिगर है जो साल के शुरू में मेरे पास अवेलेबल फंड्स थे उसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर सकूं। तो आप लोग जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन को देख के बताओ कि क्या ये क्वेश्चन में यही तो नहीं लिखा हुआ कि ये इस साल स्टार्ट हो रहा है। अगर इस साल स्टार्ट नहीं हो रहा तो मुझे ओपनिंग फंड की फिगर दी जानी चाहिए। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग फंड दिया हुआ है या नहीं। अगर नहीं दिया तो मैं यहाँ पे सबसे जो पहली वर्किंग है वो ओपनिंग एसओएफपी की बनाऊंगा। तो जल्दी से मुझे बताएं कि इसके अंदर मेरे पास ओपनिंग फंड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन के अंदर जी ओपनिंग फंड नहीं दिया हुआ, मेरे पास कहीं पे भी ओपनिंग फंड की फिगर लिखी नजर नहीं आ रही। तो अगर मेरे पास ओपनिंग फंड की फिगर लिखी नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि मुझे ओपनिंग एसओएफपी भी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो मेरे पास यहाँ पे वर्किंग आएगी वो मेरे पास आएगी एसओएफपी एज ऑन 1 जनवरी 2022 या 31 दिसंबर 2021 भी आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बनाओगे, यहाँ पे आपके पास सिंपल एसेट्स लिखो, यहाँ पे आपको सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही इसमें से जो लाइबिलिटीज होंगी वो आपके पास यहाँ से लेस हो जाएंगी। तो आप अपने पास उन एसेट्स में से लाइबिलिटीज को लेस करोगे, बाकी आपके पास वर्किंग स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम लोग क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने का तरीका मेरा वही रूल है जो मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर रूल बताया था, कि जो भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस अवेलेबल हैं उनके लेजर बनाऊंगा। उसके बाद जो भी कैश बैंक ट्रांजेक्शन समझ आती है उनको लिखूंगा। तीसरे नंबर के ऊपर अदर इंफॉर्मेशन चीजें हैं उनको अकाउंट फॉर करूंगा। क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको अगर मैं छोड़ देता हूँ, जो पहली स्टेटमेंट है ना ये वाली, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस बनाता हूँ, फिर जो ऊपर टॉप लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं थोड़ा आराम से आपको समझाता हूँ। तो बैलेंसेस ऑफ सम एसेट एज ऑन 1 जनवरी 2022, ये मेरे पास कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो मैं इनके लेजर्स भी बनाता हूँ और इनको साथ साथ मैं ओपनिंग एसओएफपी के अंदर भी मेंशन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मैं इसको नाम दे देता हूँ नोट 1। यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं नोट 2। नोट 2 में मेरे पास साल के शुरू के कैश और बैंक बैलेंसेस हैं। तो मैं यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली जो कैश एंड बैंक अकाउंट है इसमें थोड़ी ज्यादा ट्रांजेक्शन आएंगी, तो ये आपने थोड़ा सा बड़ा अकाउंट बनाना है। आपके पास इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी आपके पास। तो आपके पास कैश एंड बैंक अकाउंट, नॉर्मली इसी को वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कह रहा होता है। अब जी मेरे पास यहाँ पे जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो कौन कौन से बैलेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। जो ब्रॉड डाउन बैलेंस दिया हुआ है मेरे पास कैश एंड बैंक का, वो दिया हुआ है जी 223। अच्छा, उसके बाद मेरे पास दिया हुआ है फिक्स एसेट्स अदर देन, और ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है यहाँ पे भी लिखता जाऊंगा। कैश एंड बैंक का बैलेंस है 223 का मेरे पास। उसके बाद जी एक और बैलेंस दिया हुआ है, ये बैलेंस मेरे पास दिया हुआ है फिक्स एसेट अदर देन लैंड का। तो यहाँ पे मैं एक और नोट 3, फिक्स एसेट अदर देन लैंड। यहाँ पे जी मेरे पास जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6450 का। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन 6450, और यहाँ पे फिक्स एसेट्स आ जाएंगे अदर देन लैंड। तो 6450 साल के शुरू में ही एसेट्स थे। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मतलब है मैं एक और लेजर बना लेता हूँ इंश्योरेंस का।
और ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो एक एसेट का अकाउंट बनेगा, प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो मेरे पास यहाँ पे ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस साल के शुरू में जो थी वो 274 की थी, और ये मैं ओपनिंग एस एफ पे भी साथ लिख दूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 274। इसके बाद जी हमारे पास एक क्वेश्चन में दे दिया हुआ है एक्रूड अदर एक्सपेंडिचर। तो एक्रूड अदर एक्सपेंडिचर का भी आप एक लेजर बना लेते हैं जी। एक्रूड का मतलब है आउटस्टैंडिंग है, पेबल है। अदर एक्सपेंडिचर्स, जो आपके पास एक्रूड अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो लायबिलिटी है आपके पास, और लायबिलिटी का जो बैलेंस दिया हुआ है वो है 865। तो इसको मैं ब्रॉड डाउन 865 यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा, और इसके साथ ही आप जो ओपनिंग एसएफपी बना रहे हो उसमें यहाँ पे एक्रूड अदर एक्सपेंडिचर्स 865 यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो सबसे पहले जो मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंसेस थे इनको मैंने अकाउंट फॉर कर दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन की आप शुरू की लाइन पढ़ते हो तो लिखा हुआ है एस्टेक स्पोर्ट्स कंपनी है, और वो कह रहा है जी एस्टेक ने क्या काम किया हुआ कि एस्टेक ने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्टेक जी आपके पास रकम जनवरी 2021 को फॉर्म हुई थी, ठीक है। उसके बाद इसका एक फाउंडिंग मेंबर था। अब ये जरा लाइन जरा गौर से पढ़नी है आपने। वो कहता है जी फाउंडिंग मेंबर ने एक जमीन ऑफ पीस बेची है, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया सोल्ड का। फाउंडिंग मेंबर ने जमीन बेची है, कितने की बेची है? एट हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 400,000, जबकि फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ क्लब फॉर रुपीज 1,000 ओनली, 4,000 वर्थ की चीज उसने 1,000 में बेच दी है। अब मुझे बताओ कि आपने इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी कि जब आपने ये जमीन उससे एक्वायर की है तो आपने 1 मिलियन की कंसिडरेशन पे की है, और जो एसेट एक्वायर किया है उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो 4,000 थी। तो अब आपने इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी? बच्चे आपने डेबिट क्रेडिट तो बता रहे हो, मुझे फिगर्स के साथ पूछना है कि आपने लैंड कितने से डेबिट की होगी, बैंक को कितने से क्रेडिट किया होगा, और डेबिट क्रेडिट इक्वल करके बताओ मुझे, जल्दी जल्दी इसकी बताओ। नहीं बच्चे, 1,000 से तो आपने कैश पे की है, अभी मैंने ये चीज समझाई है, ये कंट्रीब्यूशन है, फंडिंग मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गलत बता रहे हैं, 1,000 से नहीं होगा। मैंने आपको अभी ये कंसेप्ट समझाया। मैंने कहा जी कंट्रीब्यूशन अदर देन जो कैश कंट्रीब्यूशन है, ये मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। अदर देन कैश कंट्रीब्यूशंस हमेशा फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब है लैंड ने जो रिकॉर्ड होना है वो 4 मिलियन से रिकॉर्ड होना है, 4,000 से रिकॉर्ड होना है, जबकि पेमेंट जो हुई है उस वक्त जो पेमेंट हुई थी वो 1 मिलियन की हुई थी। तो जो 3 मिलियन है ये आपके पास एक फंड है, और ये एक रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसने ये लैंड आपको किस लिए दी? फॉर इस्टेब्लिशिंग अ स्पोर्ट्स क्लब। ये क्वेश्चन के अंदर आपने चीजें आइडेंटिफाई करनी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपका पर्पस क्या था। ये उसने पर्पस लिख दिया, वो कह रहा है पर्पस क्या है इसका? फॉर इस्टेब्लिशिंग अ स्पोर्ट्स क्लब, ये उसका मकसद था। ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, और रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन के अंदर अदर देन कैश कंट्रीब्यूशन उसने आपको दी है। तो यहाँ पे जब आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे, मैं आपको इसकी यहाँ पे एंट्री लिख के भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे, बिल्डिंग नहीं है बच्चे, लैंड है 4,000 की, टू कैश एंड बैंक है 1,000 का, और बाकी जो है इसको आप लैंड फंड के नाम से लिख दो या खाली फंड लिख दो, लेकिन फंड तो बहुत सारे के होते हैं ना, तो हम फंड के साथ मेंशन कर देंगे कौन सा फंड है। ये था ये एंट्री। अब ये एंट्री कब रिकॉर्ड हुई होगी? ये एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी यकम जनवरी 2021 को, ये पिछले साल की बात है। तो इसका मतलब है पिछले साल के मेरी बुक्स के अंदर 4,000 की लैंड लिखी हुई आनी चाहिए, उसमें से 3,000 का लैंड फंड लिखा हुआ आना चाहिए, और पिछले साल मेरे पास कैश कम हो गया था। तो इसको मैंने यहाँ पे कैसे अकाउंट फॉर करना है? लैंड के ऊपर ना कोई डिप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, ना कोई और कहानी दी गई है, और लैंड फंड के ऊपर भी कोई और जिक्र नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे अकाउंट फॉर कैसे करूंगा? यहाँ पे अब जरा देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपने पास लैंड 4,000, यहाँ पे लिखूंगा लैंड फंड 3,000 लाइबिलिटीज में, और इसी तरह क्लोजिंग के अंदर भी यहाँ पे आप इस लैंड को एज इट इज उठा के लिख दो 4,000। हाँ, अगर तो जमीन बेच दी होती तो फिर हम डिस्पोजल वगैरह की कहानी करते,
और यहाँ पे आपके पास लैंड फंड है सेपरेट 3000 का। तो नेट एसेट आपका 1000 से ही रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रेजेंट करोगे तो अब आपने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो मैंने क्लोजिंग में भी लिख दिया, मैंने ओपनिंग में भी लिख दिया, और लैंड के ऊपर कोई डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, इसलिए मैंने इसको क्लोजिंग में भी साथ ही उठा के लिख दिया। तो ये इंफॉर्मेशन आपने यहां से एक्सट्रैक्ट करनी है, और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन दी थी कि मेंबर सोल्ड पीस ऑफ लैंड हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 4000 फॉर द पर्पज, मकसद बता दिया उसने आपको, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने कि ये आपने एस्टेब्लिशिंग अ स्पोर्ट्स क्लब, इस मकसद के लिए आपको दी जा रही है। तो यहां से आपको आइडिया होगा कि जो कंट्रीब्यूशन है कैश नहीं है, अदर देन कैश है, लैंड दे रहा है, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, अदर देन कैश को आप हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू से रिकॉर्ड करते हो। अच्छा जी, आगे मूव करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने अपने पास जो बैलेंसेस थे उसको अकाउंट फॉर कर लिया है। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है पेमेंट्स। अब हम पेमेंट्स को देखते हैं। पेमेंट्स ऑब्वियसली बात है कैश और बैंक के अकाउंट को फेड करेंगे, और अगर किसी पेमेंट का आपने लेजर बनाया हुआ है तो उसको लेजर में लेके जाओ, और अगर कोई एक्सपेंसेस हैं जिसका आपने कोई लेजर नहीं बनाया तो वो स्ट्रेट अवे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड पे शो कर दो। सबसे पहले पेमेंट साइड पे वो क्या कह रहे हैं कि आपने फर्स्ट में 2022 को एक फिक्स एसेट बाय किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमने फिक्स एसेट बाय किया है, फिक्स एसेट बाय किया है जी हमने 6000 का। तो फिक्स एसेट का अकाउंट है, यहाँ पे मैं डेट भी लिख देता हूँ, 1 मई 2022, डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से चार्ज करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एडिशन हुआ है कैश और बैंक से, ये एडिशन हुआ है जी 6000 का, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से चार्ज करेंगे। एनुअल इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है, एनुअल इंश्योरेंस की पेमेंट हुई है, हमने इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया हुआ है। इंश्योरेंस का अकाउंट अगर मैंने ना बनाया होता तो इंश्योरेंस की पेमेंट को मैं स्ट्रेट अवे एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देता। तो जिस एक्सपेंस का आपने लेजर बनाया हुआ है उसको आप रेलिवेंट लेजर में लेके जाओ, जिसका आपने रेलिवेंट लेजर नहीं बनाया उसको आप एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दो। बच्चे वो जो 1000 लैंड वाला है वो 2021 में हमने पे किया था, वो पिछले साल कैश में लिखा जाएगा। इस साल तो हमने वो पे नहीं किया, वो तो हमने यकम जनवरी 2021 में पे किया था। ये लैंड इस साल एक्वायर नहीं हुई, ये पिछले साल एक्वायर हुई थी, तो पिछले साल की कैश एंड बैंक में लिखा हुआ था। ठीक है भाजी। बच्चे अगर ये रिस्ट्रिक्टिव ना होता तो क्या करते, तो फिर हम जो है ना इसको रियलाइज कर देते प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्योंकि हमने कहा था जो अनरिस्ट्रिक्टेड है उनको आप रियलाइज कर लेते हो। और जब भी आपको नॉन मॉनेटरी एसेट्स दिए जाते हैं ना तो नॉर्मली वो विद रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, वैसे एक जनरल रूल बता रहा हूँ। अच्छा जी, पेमेंट्स है, पेमेंट्स के अंदर मेरे पास एनुअल इंश्योरेंस दी हुई है, तो एनुअल इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो मैं बैंक में भी लिख देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इंश्योरेंस दी हुई है, इंश्योरेंस की अमाउंट है जी 1404, और 1404 मेरे पास कैश का अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मेरे पास कैश या बैंक आ जाएगा 1404। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जो एनुअल इंश्योरेंस है ये वैलिड है टिल 31 मार्च 2023। इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल इंश्योरेंस है, एनुअल इंश्योरेंस का मतलब है कि ये 12 महीने की पेमेंट है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि यहाँ पे ये जो एनुअल इंश्योरेंस है इसकी मैं अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है ये 1404, ये 12 मंथ की पेमेंट है। तो इसको मुझे करूंगा तो ये मेरे पास 12 मंथ की पेमेंट, अब मेरे पास यहाँ से आ जाएगा पर मंथ, कि पर मंथ इंश्योरेंस कितनी बनती थी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से ये आपके पास 31 मार्च 2023 तक है। 31 मार्च 2003 का मतलब है कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की इसमें प्रीपेड है, 3 महीने की प्रीपेड है, तो मैं इसमें से 3 मंथ को अलग कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 3 मंथ की मैं अलग करूंगा। तो मुझे जल्दी से बताएं जी प्रीपेड की अमाउंट कितनी है, प्रीपेड की अमाउंट बता दें। प्रीपेड की अमाउंट 351, ये सारे क्रॉस मैच करो 351 ही बन रही है। अगर ये प्रीपेड है तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कैरी डाउन, और ये आएगी मेरे पास 351। इसकी वर्किंग आप यहाँ पे अलग से भी शो कर सकते हो, इंटू 3/12, ताकि एग्जामिनर को यहाँ से भी देख ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास वर्किंग आई है 3/12 की, ये मैंने इसको यहाँ पे लिखा, और जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला है साथ ही इसको आप SOFP के अंदर भी लिख दोगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अपने पास प्रीपेड इंश्योरेंस 351 की, और ये मेरे पास नोट आ जाएगा, ये नोट नंबर
4 है, ये नोट नंबर 5 है। तो मेरे पास ये 351 आ रहा है नोट नंबर 4 से। तो ये मेरे पास फिगर आ जाएगी नोट नंबर 4 से 351 की। तो ये साथ साथ इंफॉर्मेशन में लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ उसको मैं कॉन्फर करता जा रहा हूँ। तो मेरे पास जो पेमेंट वाला पॉइंट था, ये पेमेंट वाला पॉइंट भी मैंने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन का सीक्वेंस में चलता जा रहा हूँ और मेरे क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। अच्छा जी, एनुअल मेंबरशिप फी। एनुअल मेंबरशिप फी देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि ये एक बड़ा सा पॉइंट है। तो हम एनुअल मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर आपको याद हो जो मैंने बनाया था, वही अकाउंट हमने दोबारा बनाना है। इसको हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, उसमें जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, आप कोशिश किया करो आप थोड़ा सा लास्ट में उसको डिस्कस करो। टाइम थोड़ा सा हमारे पास शॉर्ट है, क्योंकि मेरी अभी क्लासेस वगैरह भी हैं, मैंने इमीडिएटली 2 बजे नस पहुंचना है। तो मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। हमारे पास जी कंट्रीब्यूशंस हैं, पहले मैं ये वाला पॉइंट कंप्लीट कर लेता हूँ। कंट्रीब्यूशंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? अब मेंबर कंट्रीब्यूटेड ₹1400 फॉर द, और ये ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है कि इस साल मुझे कंट्रीब्यूशंस कितनी रिसीव हो रही हैं। तो अ मेंबर कंट्रीब्यूटेड ₹1400,000 फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पे पर्पज डिफाइन कर दिया, ऑफ ट्रैक्टर फॉर ग्राउंड। मुझे कैश मिल रहा है, कैश या बैंक डेबिट होगा, लेकिन ये जो पैसे हैं ये मुझे ट्रैक्टर के लिए मिल रहे हैं। जो ट्रैक्टर के लिए पैसे मिल रहे हैं, ये मेरे लिए एक स्पेसिफिक डोनेशन हो चुकी है, जिसको आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन भी कहते हो। हम सादी जुबान में इसको स्पेसिफिक डोनेशन कह रहे होते हैं। तो मैं इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करूंगा? तो अब इसकी आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और साथ एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लोगे। और ये ट्रैक्टर जी आपने कब खरीदना है? ट्रैक्टर आपने परचेज करना है 2023 में। तो ये आप करंट लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड कर दोगे कि ये मैं 2023 में जब ट्रैक्टर खरीदूंगा तो उसको मैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा, और उसको फिर हम देखेंगे रियलाइज कैसे करना है जब ट्रैक्टर की लाइफ आएगी। तो ये जो पैसे हमने रिसीव हुए हैं इस साल, मुझे इसमें से कुछ भी रियलाइज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर अभी खरीदा ही नहीं है। ये पैसे मेरे पास एज इट इज पड़े रहेंगे, इसमें से कुछ भी रियलाइज नहीं होना। तो मेरे पास कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन आई है, ये जो कंट्रीब्यूशन है ये है ट्रैक्टर की। जी ट्रैक्टर की कंट्रीब्यूशन कितनी है जी? हमारे पास है 1400। मुझे अगर ये अनरिस्ट्रिक्टेड होता तो इसको स्ट्रेट अवे मैं इनकम साइड पे रियलाइज कर लेता, सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये कंट्रीब्यूशन है जी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है, मैंने इसकी एंट्री रिकॉर्ड किया है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और कंट्रीब्यूशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर या ट्रैक्टर फंड सेपरेट एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फॉर ट्रैक्टर 1400। अच्छा जी, आगे एक और अमाउंट भी आई है, वो कह रहा है अनदर मेंबर कंट्रीब्यूटेड 1100 विदाउट स्पेसिफाइंग एनी रिस्ट्रिक्शंस। ये आपके पास आ गया जी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जनरल डोनेशन है। मैं इसको जनरल डोनेशन का नाम देता हूँ, किताबों में इसको आपने अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। एक ही बात, जो भी आपको जनरल नेचर की डोनेशन है, आपकी मर्जी है इसको क्या करना है। ये पैसे उसने आपको दे दिए, ये भी आपके पास कैश डेबिट होगा, लेकिन क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्ट्रेट अवे मैं इसको अपने पास इनकम साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर लूंगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास कंट्रीब्यूशन आई है, और ये अनरिस्ट्रिक्टेड है। कितनी अमाउंट है जी? 1100 की है। और ये मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ जाएगी कंट्रीब्यूशन। आप इसके साथ बेशक अनरिस्ट्रिक्टेड लिखो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना। पेमेंट्स में अदर एक्सपेंडिचर्स कहाँ लिखा? पेमेंट्स में मैंने अदर एक्सपेंडिचर नहीं लिखा, सॉरी, मैंने पेमेंट में एक चीज मिस कर गया था अदर एक्सपेंडिचर की, वो मैं लिखी नहीं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी अदर एक्सपेंडिचर्स। अदर एक्सपेंडिचर्स 2788। ये जो बाकी देख रहे हैं, क्या उनको ख्याल नहीं किया कि हमने क्यों नहीं लिखा हुआ? तो यहाँ पे कैश एंड बैंक 2788 मैंने बैंक में भी लिख दिया, मैंने अपने पास यहाँ पे भी लिख दिया। बच्चे हारिस, मैं जो क्वेश्चन है ना ये मैं शाम को आके शेयर करूंगा। मैंने अभी 2 बजे नर्स पहुंचना है, फिर वहां से मैं शाम को वापस आऊंगा, तो मैं आपको ये क्वेश्चन भी भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भी शाम को लेट नाइट अपलोड होगी। तो इसलिए वो बार बार
परेशान नहीं होना। डॉक्यूमेंट, रिकॉर्डिंग्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये मैं शाम को थोड़ा लेट नाइट आपसे शेयर करूंगा। अच्छा जी, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है जी, 1 अप्रैल 2021 को एन एरिया वाज गिवन ऑन रेंट फॉर ऑपरेटिंग अ कैंटीन। अब आपने किराए के ऊपर अपनी कैंटीन का एक एरिया दे दिया, रेंटल इनकम आप जनरेट करोगे एट एन एनुअल रेंट ऑफ 840। यकम अप्रैल 2021 को, ये पिछले साल हमने रेंट पे दिया था, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये हमने रेंट पिछले साल दिया था। उसके बाद however to facilitate the tenant for setting up the canteen it was agreed that the rent for 2 year will be paid in 2023। 2 सालों का रेंट हमें 2023 में जाके वो पे करेगा, उसने 1 रुपया हमें कैंटीन का पे नहीं किया। तो इसके लिए मुझे प्रॉपर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। बच्चे वो रात को लेट नाइट शेयर होगा रिकॉर्डिंग का लिंक। अच्छा, मैं जल्दी से ये रेंट वाला पॉइंट भी पूरा करता हूँ। अब जरा देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रेंट वाले पॉइंट में हो क्या रहा है। बच्चे ये जो मैंने एक्सपेंडिचर लिखे ना, अदर एक्सपेंडिचर्स, ये अभी फाइनल नहीं हुए, इसमें से भी लेजर क्लोज होगा। कुछ ओपनिंग थे, कुछ मैंने पेमेंट किया, तो यहाँ से भी लेजर क्लोज नहीं हो रहा। मैंने कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस में जिस चीज का लेजर बनाया वो लेजर आप सबसे लास्ट में क्लोज करोगे जब आप क्वेश्चन क्लोज करने लगे होगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो बिल्डिंग है हमने रेंट पे दी है, उस रेंट की आगे हम कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। लेट्स से आपके पास, नहीं बच्चे 1 ईयर 9 मंथ का नहीं जाएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा कि टोटल आपने कब कब कितना कितना रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे था आपके पास यकम जनवरी 2022, यहाँ पे आपके साथ एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2022। अब जब यहाँ पे बात हुई तो यहाँ पे आपके पास कुछ रेंट रिसीवेबल था, क्योंकि आपने यहाँ पे जो रेंट था वो यहाँ पे आपने यकम अप्रैल को एक बिल्डिंग किराए पे दी 2021 को। एनुअल रेंट था 8,40,000। 8,40,000 का जो रेंट था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ का रेंट ऐसा है जो पिछले साल का बनता था, पिछले साल की इनकम में आपने रिकॉर्ड किया होगा, और पिछले साल आपके पास इसका रेंट रिसीवेबल लिखा हुआ आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 मंथ का रेंट ऐसा था जो आपके पास बनता था लेकिन अभी तक आपसे रिसीव नहीं हुआ, जो इस साल यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आपके पास रेंट रिसीवेबल की फिगर कितनी है। रेंट रिसीवेबल की फिगर बता दें जल्दी से। साल के शुरू में रेंट रिसीवेबल की फिगर कितनी है। 840 इंटू 9/12 की इनकम बनती थी, आपने पूरे साल रेंट रिसीव रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो 630 की फिगर आ रही है। इसका मतलब है आपने यहाँ पे साल के शुरू में या साल के आखिर में एक फिगर रिकॉर्ड की थी 630 की, तो आपके पास ये जो रेंट रिसीवेबल था ये था आपके पास 630 का। अब ये साल भी गुजर गया, जब ये साल गुजर गया तो यहाँ पे आपने दोबारा से रेंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, और इस पूरे साल का जो रेंट रिसीवेबल है, जो यहां से लेके यहां तक का आपके पास साल बनता है, पूरे साल का बनता है 840। तो यहाँ पे आपके पास साल के आखिर में 840 ये वाला होगा। लेकिन मसला यह है कि पिछले वाली पेमेंट भी अभी तक नहीं हुई, तो यहाँ पे 840 करंट ईयर का प्लस 630 जो पिछले साल का था वो सारा का सारा आपको मिलेगा इस आने वाले साल के अंदर। तो इसका जब आप लेजर बनाओगे, अगर मैं इसका लेजर भी बनाना आपको बना दूं, तो इसका लेजर ऐसे बनेगा कि आप यहाँ पे एक लेजर बनाओगे, नोट आपके पास 6 आ जाएगा, रेंट, रेंटल इनकम का। रेंटल इनकम में साल के शुरू में आपके पास जो ब्रॉड डाउन रिसीवेबल था वो था 630 का। आपके पास ड्यूरिंग द ईयर कैश या बैंक से कोई भी पेमेंट नहीं हुई, और साल के आखिर में जो आपके पास बनता है, जो क्लोजिंग कैरी डाउन जो इस साल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए था, वो 840 जाना चाहिए था, और आपको पूरे साल कोई पेमेंट नहीं हुई, तो जो कैरी डाउन बनेगा वो 630 प्लस 840, 1470। ये जो अमाउंट है ये आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 630 पिछले साल का था जो रिसीव नहीं हुआ, 840 इस साल का बनता था ये भी रिसीव नहीं हुआ। तो रिसीव नहीं हुआ तो सारे के सारे पैसे आपके पास क्लोजिंग एसओएफपी में भी जा रहे होंगे, तो ये बैलेंस आपके पास ओपनिंग में जाएगा, ये बैलेंस आपके पास इनकम साइड पे चला जाएगा, ये आपके पास क्लोजिंग रिसीवेबल में आ रहा होगा। तो मैं इसको अभी फॉर्मेट में पुट कर देता हूँ। 630 का बैलेंस आपके पास आ जाएगा, रेंट रिसीवेबल 630,
आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा रेंट रिसीवेबल, ये आपके पास आएगा 1470, और ये आपके पास आ जाएगी रेंटल इनकम 840। मैंने एक एडजस्टमेंट पढ़ी, पूरा सीक्वेंस में उसको सॉल्व किया, जहां जहां जो इन्फॉर्मेशन आनी थी उसको मैंने यहाँ पे कॉन्फर कर दिया। रेंटल एडजस्टमेंट क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी जल्दी करो, हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स है, उसके बाद मैंने भागना है यहाँ से, जल्दी करो, 2 एडजस्टमेंट्स रह गई हैं। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है जी, छठा पॉइंट है, 1 सितंबर 2022 को सम फिक्स एसेट्स हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3000। हमने जो एसेट्स को रिकॉर्ड किया हुआ है वो हमने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड किया हुआ है कैरिंग वैल्यू के ऊपर, मुझे एक मिनट डिप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाया। हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 3000 वर डिस्पोज फॉर 3300। आपका ये बड़ा सिंपल सी एडजस्टमेंट है, आपने कुछ फिक्स एसेट्स को जो कि अदर देन लैंड है उनको बेचा है, और उनकी कैरिंग वैल्यू थी 3000 रुपए की, आपने बेचा 3300 का। अगर मैं जल्दी जल्दी इसका डिस्पोजल अकाउंट बना भी दूं तो आपके पास गेन आ जाएगा 3000 का। ये डिस्पोजल अकाउंट मैं जल्दी से बना भी देता हूँ। आपके पास ये डिस्पोजल है फिक्स एसेट्स का, यहाँ पे जी आपके पास फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो 3000 है, आपने जो कैश में बेचा वो 3300 का बेचा, आपके पास यहाँ पे जो गेन आया है वो 300 का गेन आ गया है। तो फिक्स एसेट का अकाउंट कम करेंगे हम लोग। फिक्स एसेट में यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा डिस्पोजल 3000 का, कैश यहाँ पे आ जाएगा सेल प्रोसीड्स, ये फिक्स एसेट की हैं 3300 की, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल 300। तो अभी तो फिक्स एसेट का अकाउंट मैंने वहां पे क्लोज ही नहीं किया ना, तो वो लेजर से जो फिक्स एसेट की फिगर आएगी वो उठा के एक दफा लिखूंगा। तो मैंने फिक्स एसेट से 3000 माइनस किया, मैंने कैश में 3300 रिकॉर्ड किया, मैंने इनकम में 300 का गेन रिकॉर्ड कर दिया, तो ये एडजस्टमेंट भी मेरे पास कंप्लीट है। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है जी 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन तो चार्ज कर लोगे ना? कोई मसला है डेप्रिसिएशन चार्ज करने में? जल्दी से बताओ। और ये आपका डिस्पोजल हो रहा है 1 सितंबर 2022 को, इसका मतलब है इसके ऊपर करंट ईयर की डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। तो आपने जी सिंपल यहाँ पे अब जो काम आपने करना है, आपने यहाँ पे चार्ज करनी है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। ये जो डिप्रिसिएशन की फिगर आएगी ये आप उठा के यहाँ पे लिखोगे, ये फिगर आएगी आपके पास डिप्रिसिएशन, ये किसके ऊपर है? फिक्स एसेट्स के अकाउंट से। ये एक फिगर आएगी आपके पास। आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस उठा के आपने यहां पे लिखना है फिक्स एसेट्स का। ये फिगर आएगी आपके पास नोट 3 से फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। आपके पास अगर एसओएफपी को देखते हो, अभी सब्सक्रिप्शन का पॉइंट रहता है, मैं इसलिए एसओएफपी क्लोज नहीं करा क्योंकि हो सकता है एडवांस या अन सब्सक्रिप्शन होगी, तो वो अकाउंट आपने क्लोज करना है। तो जो बाकी अकाउंट है वो सिंपल सिंपल मैं वो क्लोज कर रहा हूँ ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन पूरी है वो कर सकूं। प्रीपेड इंश्योरेंस का अकाउंट अगर मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास फिगर आएगी वो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जल्दी से मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू बताओ, और मुझे ये वाली वैल्यू भी बताओ एक्रूड अदर एक्सपेंसेस की। पहले मुझे प्रीपेड इंश्योरेंस की फिगर बता दें जी, कितनी फिगर आ रही है? 1327, ये फिगर आ रही है 1327। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस एक रिकॉर्ड हो जाएगा 1327 नोट 4 से, और अदर एक्सपेंडिचर्स है मेरे पास जी नोट 5 से फिगर आएगी। मुझे अदर एक्सपेंडिचर की फिगर भी बता दो, 2788 माइनस 865, ये 1923 की फिगर आ रही है। 1923 यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, 1923 का एक और एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे एक हमारे पास
मेंबरशिप फी की वैल्यू मिसिंग है, ये आप एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना के निकालोगे भी, ये पॉइंट आपने सॉल्व करना है। बाकी मेरे ख्याल से रेंटल इनकम डिस्पोजल मैं क्लोज कर चुका हूँ। अब आपने सिंपल एसेट का अकाउंट क्लोज करोगे। ये अकाउंट क्लोज तब होगा जब यहाँ पे एक फिगर आएगी, और ये फिगर किस चीज से आएगी? मेंबरशिप फी। ये मेंबरशिप फी रिसीव्ड की फिगर है, जो कैश की फिगर है। तो आप मेंबरशिप फी का एक अकाउंट बनाओगे। थर्ड पॉइंट है, इसको आप सॉल्व करो। जो इश्यूज आते हैं आपने मुझसे पूछ भी लेना है। शाम तक अगर कोई इशू आया तो मैं इसकी आपको वर्किंग करके साथ एक वॉइस नोट भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। मेरे पास अभी लास्ट 20 मिनट्स हैं और मैंने यहाँ से उठ के नश में पहुंचना है। तो आई गेस आज के लिए मोर देन इनफ है। मैंने कोशिश की है जितना डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। 2 से 3 मिनट है, जल्दी से कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हो। अच्छा जी, क्वेश्चंस क्या क्या हैं आपके? ओपनिंग एसएफपी में आप मेंबरशिप फी की अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट है वो उसको आप इंक्लूड करोगे। कोई एडवांस वगैरह साल के शुरू की थी, उसके बाद आपके पास डिफरेंस जो आएगा वो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा फंड का। जैसा लैंड है बच्चे वो नॉन डिप्रिशिएबल है ना, तो लैंड आपको जब दी गई है तो लैंड नॉन डिप्रिशिएबल है। लेकिन आपको जमीन इसलिए तो नहीं दी कि आप जमीन रखो और सारी जिंदगी बैठ के जमीन पे बैठे रहो। जमीन आपको दी होगी कि इसके ऊपर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है। तो जब तक वो बिल्डिंग नहीं बनती तब तक वो लैंड का फंड ऐसे ही पड़ा रहेगा। जब वो बिल्डिंग बन जाएगी तो उस फंड को फिर आप लैंड की डिप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह जिस आप वो बिल्डिंग के जो आपके पास इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न है उसके हिसाब से उसको आप रियलाइज करोगे। ठीक हो गया? सब्सक्रिप्शन इनकम या मेंबरशिप फी वाला पॉइंट अब आपने सॉल्व करना है। अगर कोई इशू आया तो इंशाल्लाह रात को मैं इसको बना के आपको एक वॉइस नोट भी शेयर कर दूंगा। ओके जी, खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच।